सो इवन आपके जरदारी साहब जो हैं, जो कि सब प्रेसिडेंट हैं, कहते तो अपने आप को सिंधी हैं, सिंध कार्ड खेलते हैं, लेकिन एक्चुअली ही इज अ बलोच। तो ये इसी तनाजुर में भुट्टो साहब भी जो है, ये क्या बिलावल जो है वो भी उसी पैराए में बलोच ही है। वाकई ही ऐसे हालात हैं कि लोग वहाँ पे केव एरा के अंदर, यानी कि गारों वाला जो दौर होता है ना, कि इन इंसानों ने कोई सिविलाइजेशन नहीं देखी होती, उस तरह के दौर के अंदर लोग वहाँ पे रह रहे हैं। और ना उनको बुनियादी सहूलियात मौजूद हैं उनके पास, ना उनको एजुकेशन मिलती है, ना हेल्थ है। यानी केव एरा का मतलब है कि यू कैन अंडरस्टैंड कि बाकायदा मैंने लोगों को देखा है जो कि गारों में रहते हैं। ये नहीं कह रहा कि मैं मुहावरतन कह रहा हूँ, एक्चुअली लोग जो है वहाँ पे गारों में भी मैंने देखने के रहते हैं। तुर्बत सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है उसका, बलूचिस्तान का। वहाँ पे 2017 की मैं बात बताता हूँ आपको, पूरे, बल्कि 18 की, 2018 में मैं गया और पूरे तुर्बत के अंदर सिर्फ एक गायनी मौजूद थी। अल्लाह ना करे, वहाँ पे आपको पता है खवातीन के जो मसाइल होते हैं, सारे मसाइल होते हैं, वो किस तरह उनको कराची भागना पड़ता था वहाँ से, और इट एक्चुअली टेक्स ऑलमोस्ट 24 आवर्स ऑलमोस्ट, अगर वो बिल्कुल सड़क साफ हो, सब कुछ हो, तो क्योंकि बलूचिस्तान को तो बहुत बड़ा सूबा है। तो वहाँ से आते आते उनको कराची, मर गई तो मर गई बेचारी, जिंदा बच गई तो जिंदा बच गई। अकबर बुगटी अपने जमाने में बलोचों के अंदर कातिल बलोच के नाम से मशहूर थे। ये शायद आपके ऑडियंस के लिए एक फैक्ट बड़ा अजीब था, बिकॉज ही वाज अ पर्सन हु यूज्ड टू बी वेरी मच विद द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। तो भुट्टो के दौर में जितना ऑपरेशन लॉन्च हुआ था, उसको एक्चुअली अकबर बुगटी ने लीड किया था बलूचिस्तान में। ये मैं पहले दफा आपके उस पे बयान कर रहा हूँ, हालांकि मुझे ये शायद इसके ऊपर कोई बैकलैश आ जाए। नहीं, करे बात है। तो उस पे क्या हुआ कि मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन पीपल विल अंडरस्टैंड, वो टाइम पीरियड देखेंगे तो उनको खुद ही अंदाजा हो जाएगा। बहरहाल सवाल यहाँ पे ये है कि इतने सारे लोगों को बेगुनाह कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया, रियासत जनाजे उठा रही है, तो इसमें महरम की ताज़ियत या उसका कंडेम करना क्यों जरूरी है? तो ये एक बहस क्यों चल गई है अचानक से कि महरम का क्या लेना देना उसके ताज़ियत करने से या उसके कंडेम करने से इस दहशतगर्दी का क्या ताल्लुक? मैं ऑब्वियसली आई एम रिसर्चर और मैं बलूचिस्तान मेरा सब्जेक्ट है, मैं उधर आता जाता रहता हूँ। फिर मैंने इस बंदी के ऊपर रिसर्च करना शुरू किया, एंड देन आई फाउंड आउट कि भाई इसका तो पूरा एक पीछे बैकग्राउंड है मोहतरमा का। ये तो गफार लांगू की बेटी है, जो कि खुद बीएस वदात का कमांडर था। इसकी वीडियो फरदाना की, ये मारंग की, उसके अंदर यूज की गई, जिसमें ये रो रही हैं। और मैंने भी जब वो वीडियो पहले देखी, मैं इमोशनल हो गया। जी सलमान साहब, ये बताइएगा, वजीर दाखिला साहब जो हैं हमारे, वो बलूचिस्तान गए और उन्होंने एक बात की कि एक एसएचओ की मार है, ये इसके लिए किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। तो अगर इस बयान को मैं सही मान लूं, तो क्या रियासत जानबूझ के ये तमाशे कर रही है? एक एसएचओ से जो हैंडल होने वाला मामला है, उसमें आपने हजारों जानें कुर्बान हो गई, हजारों लोग, लाखों लोग सड़कों पर रोज निकल के आके एहतजाज कर रहे होते हैं। इसको कैसे देखते? क्या वाकई ये एक एसएचओ की मार है ये सारा मामला? ये ना उन्होंने अपनी तरफ से सुपरमैन बनने की कोशिश की है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अली ज़ई व्लॉग्स। दोस्तों, बलूचिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से आज डिटेल से बात करने के लिए मैंने इनवाइट किया है सलमान जावेद साहब को। ये बहुत बारीक नज़र रखते हैं, जो पॉलिटिक्स के ऊपर बात करते रहते हैं। आपने इनकी वीडियोस देखी होंगी, मेरे चैनल पर भी ये एक आध मरतबा आए हैं। तो इनसे आज जानेंगे कि बलूचिस्तान की सिचुएशन क्या है, वहाँ पर ये हालात कैसे क्रिएट हुए और इनका अनफॉर्चुनेटली जिम्मेदार कौन हो सकता है, या इन मसाइल का हल क्या है। सबसे पहले सलमान जावेद साहब, आपको बहुत बहुत वेलकम टू अली ज़ई व्लॉग्स। बहुत शुक्रिया अली। इट्स बीन क्वाइट लॉन्ग कि हम लोग इस तरह बैठे नहीं। जी, आज इंशाल्लाह डिटेल से बात करेंगे इस हवाले से। सर, मैं आपसे काफ़ी क्वेश्चन है, मैंने थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, उनके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो ज़रा व्यूअर्स को ये बताइएगा कि बलूचिस्तान के अंदर आए रोज़ हम सुनते रहते हैं, मिलिटेंट्स हैं वहाँ पे धरने हो रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं, मासूम लोगों का कत्लेआम हो रहा है, वहाँ पे फोर्स डिसअपीयरेंस, लोगों को अगवा किया जाता है। ये सारे हालात जो बलूचिस्तान के अंदर हैं, और रिसेंट जो एक इंसिडेंट हुआ है वहाँ पे बसों से उतार के लोगों को गोलियां मारी जाना, और फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर, इंटरनेशनल मीडिया के अंदर ये एक बात हाईलाइट हुई कि जो वहाँ पर बीएल है उनकी तरफ से कार्रवाइयाँ की गई फौज के ऊपर और सूबे भर में। इसको थोड़ा सा अगर डिटेल से आप थोड़ा बता दें तो एक्सप्लेन करें, ताकि हमें पता चले कि एग्जैक्ट जो सिचुएशन है बलूचिस्तान में इस वक्त क्या है। अच्छा, बलूचिस्तान के इशू को समझने के लिए सबसे पहले तो बलूचिस्तान की जो डेमोग्राफी है, उसको, जियोग्राफी और डेमोग्राफी दोनों को समझना जरूरी है। जियोग्राफी, हमें पता है कि बलूचिस्तान जो है वो हमारे साउथ और साउथ वेस्ट का हिस्सा है पाकिस्तान के, और 44% पाकिस्तान, यानी आधा पाकिस्तान तकरीबन जो है वो आपका ये एक सूबा है जो कि बलूचिस्तान के हवाले से जाना माना जाता है। अच्छा, इसकी डेमोग्राफी की अगर हम बात करें तो इसमें बलोच ज़ाहिर आबाद हैं, जो कि जिनके नाम के ऊपर ये सूबा मौजूद है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे पश्तून भी मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पे पंजाबी भी मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और एथनिसिटीज़ भी मौजूद हैं।
जैसे हज़ारा और उनके बारे में हम सुनते रहते हैं। जो बलोच हैं, अगर हम उनकी डेमोग्राफी के ऊपर जाके बात करें, तो पता ये चलता है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने बलोच लोग रहते हैं, यानी जो ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर बलोच लोगों की पॉपुलेशन है, उसमें से 50% बलोच जो हैं वो बलूचिस्तान में रहते हैं, यानी जो हमारा सूबा बलूचिस्तान है, और बाकी 50% जो बलोच हैं वो आपके सदर्न पंजाब और इंटीरियर सिंध वाली साइड पे या सिंध के बाकी इलाकों में रहते हैं। कुछ हद तक हल्का-फुल्का उनका एक आपको मिलता है केपी के अंदर भी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। मेजॉरिटी जो है वो सदर्न पंजाब और सिंध के अंदर रहते हैं। और ये ब्लू ब्लडेड बलोच हैं, वो बलोच जो कि बेसिकली ब्राहवी या बलोची बोलते हैं, सिंधी या पंजाबी नहीं बोलते। सराइकी ज़रूर बोलते हैं, ज़रा वो वहाँ के नेटिव्स हैं, तो वो उधर की सेकंड लैंग्वेज के तौर पे अपनी उन इलाकों की लैंग्वेजेस को बोलते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी वही बलोची या ब्राहवी होती है। सो इवन आपके जरदारी साहब जो हैं, जो कि सब प्रेसिडेंट हैं, कहते तो अपने आप को सिंधी हैं, सिंध कार्ड खेलते हैं, लेकिन एक्चुअली ही इज़ अ बलोच। तो ये इसी तनाजुर में भुट्टो साहब भी जो है, ये क्या बिलावल जो है वो भी उसी पैराए में बलोच ही है। अच्छा। तो ये बेसिकली ये जो एक यानी एक फैक्टर अगर आप देखें तो ये पता चलता है कि बेसिकली बलोच जो हैं वो ओवरऑल इस एरिया के अंदर किस तरह फैले हुए हैं। अब जो उधर वहाँ पे इश्यूज़ हैं, पहले उस पे बात कर लेते हैं, फिर हम इसके ऊपर एजिटेशन के ऊपर आते हैं। इश्यूज़ इसमें कोई शक नहीं है। आई हैव बीन टू बलूचिस्तान मैनी टाइम्स, आप भी गए होंगे मेरा ख्याल है। मैं इंटीरियर बलूचिस्तान, मैं अवरान वाला इलाका, खुजदार वाला इलाका, तुर्बत का इलाका, जो कोस्टल लाइन है हमारी 700 किलोमीटर की, वो ये सारी मैंने देखी है एंड आई हैव बीन मैनी टाइम्स ओवर देयर। वाक़ई ही ऐसे हालात हैं कि लोग वहाँ पे केव एरा के अंदर, यानी कि गारों वाला जो दौर होता है ना, कि इन्हें इंसानों ने कोई सिविलाइज़ेशन नहीं देखी होती, उस तरह के दौर के अंदर लोग वहाँ पे रह रहे हैं। और ना उनको बुनियादी सहूलियात मौजूद हैं उनके पास, ना उनको एजुकेशन मिलती है, ना हेल्थ है। यानी केव एरा का मतलब है कि यू कैन अंडरस्टैंड कि बाकायदा मैंने लोगों को देखा है जो कि गारों में रहते हैं। ये मैं ये नहीं कह रहा कि मैं मुहावरतन कह रहा हूँ, एक्चुअली लोग जो हैं वहाँ पे गारों में भी मैंने देखे हैं कि रहते हैं। तो ये एक ऐसे दौर के अंदर 21वीं सदी के अंदर जब हम लोग इंटरनेट और 5G और 4G और हमारे जो आजकल के जो जेन-ज़ी के बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं इंटरनेट के लिए को लेके, एक ऐसी दुनिया भी है आपके पाकिस्तान के अंदर जहाँ पर लोगों को यही नहीं पता कि अच्छा यार इस एक पहाड़ के आस-पास भी कोई दूसरी दुनिया मौजूद है। या हम जिस मुल्क का हिस्सा है उस मुल्क का नाम क्या है? ये 2011 की बात है। इंटीरियर सिंध के अंदर मैं गया जब सैलाब आए हुए थे, और वहाँ पर उमरकोट जो कि बहुत मशहूर इलाका है वहाँ का, और उसके आगे एक गोट था। तो मैं वहाँ गया तो वहाँ के मैंने लोगों से पूछा कि आपको पता है कि हम कहाँ से हैं? उन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं पता, आप शायद उमरकोट से आए हैं। उनके लिए उमरकोट पूरी दुनिया थी। और ये मैं ऐसे लोगों से बात कर रहा था जो इनकी अपनी उम्रें 40-40, 50-50 साल हो चुकी थी। तो उनके लिए वही एक गोट जो था या मैक्सिमम उमरकोट जो था वो एक दुनिया थी। तो इसको बेसिकली अब ये पिक्चर आपके सामने आती है कि बेसिकली लोग वहाँ पे किस हालत में रह रहे हैं। कोस्टल एरिया जो कि एक्चुअली अमाजगाह है ट्रैवलिंग की, बहुत से लोग गवादर जाते हैं, गवादर से कराची आते हैं, हब है, विंदर है, और बहुत सारे टाउन है, कुन मलीर है, टूरिज्म है थोड़ी बहुत वहाँ पर। उसके बावजूद अगर वहाँ जाके मच्छरों का अगर आप हाल जाके देखेंगे, उनकी बस्तियों का हाल देखेंगे, तो आप कानों को हाथ लगाएंगे कि उनके साथ क्या हालात चल रहे हैं। ज़िक्री कम्युनिटी है बेसिकली, वो ज़्यादातर वहाँ पे जो वो किसी ट्राइब से यानी बुकटी से या मरी से या किसी पश्तून ट्राइब से ताल्लुक भी नहीं रखती हुई एक अपनी एक कम्युनिटी है पूरी। लियारी के अंदर जो ज़्यादातर बलोच हैं वो इसी ज़िक्री कम्युनिटी के ही लोग हैं जो रहते हैं लियारी के अंदर। अब ये जो हालात हों और उनके बच्चों को जब वो अपने ही किसी अर्बन सेटिंग के अंदर जाएँ, जैसे वो क्वेटा जाते हैं या खुफदार जाते हैं या तुर्बत जाते हैं या लसबेला जाते हैं या लोरेले जाते हैं, और वहाँ जाके वो देखते हैं कि यार अच्छा यार ये भी दुनिया है। हमारे जो बंजर पहाड़ और जो हमारा एक पूरा एक मामला है, उससे बढ़कर ये आगे की दुनिया। फिर उधर से वो कराची आते हैं, कराची उनके ज़रा नज़दीक है, वहाँ एक बिल्कुल ही डिफरेंट दुनिया नज़र आती है। उसके बाद वो अगर लाहौर आ जाएँ गलती से या वो इस्लामाबाद आ जाएँ, तो ये तो बिल्कुल ही एक उनके लिए जन्नत बन जाती है। सो उनके अंदर फिर एक रिज़ेंटमेंट पैदा होना या उनके अंदर एक ग्रीवेंस पैदा होना कि यार अच्छा आप लोगों के पास तो सब कुछ है, हमें क्यों नहीं आप लोगों ने दिया, ये एक जेन्युइन इश्यू है। तो यहाँ तक तो ये बात और ये चीज़ हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए बीइंग पाकिस्तानीज़ कि वो चीज़ें जो हमें बेसिकली थाली में रख के शायद मिल गई हैं मुझे और आपको, खैर मुझे और आपको, मेरी एज के और आपके एज के लोगों ने तो खैर 80s-90s के अंदर उस तरह की तरक्की नहीं देखी, अभी के बच्चों ने ज़्यादा तरक्की देखी है। लेकिन बहरहाल हमें उस तरीके से पंजाब के अंदर, ये मुझे भी पता और आपको भी पता है कि पंजाब के एक छोटे से गाँव के अंदर भी मसाइल ज़रूर मौजूद होते हैं, लेकिन बेसिक नेसेसिटीज़ जैसे कि एक छोटा-सा क्लिनिक, एक छोटी-सी डिस्पेंसरी, एक छोटा-सा स्कूल
ये चीज़ें मौजूद होती हैं। ये चीज़ें बलूचिस्तान के इंटीरियर के या सिंध के इंटीरियर में मौजूद नहीं होती अनफॉर्चुनेटली। अब इसका ज़िम्मेदार कौन है? ज़िम्मेदार फर्स्ट एंड फ़ॉरमोस्ट रियासत है। यानी मैं इसके ऊपर आ सकता हूँ आगे कि और आऊँगा आगे कि कौन और इसके अलावा ज़िम्मेदार है मेजर। फर्स्ट एंड फ़ॉरमोस्ट रियासत है। रियासत को मैं क्यों कहता हूँ? रियासत इसलिए ज़िम्मेदार है कि एट द एंड ऑफ द डे उन लोगों ने जब पाकिस्तान के साथ इल्हाक का फैसला किया था, कुछ ने मुखालफत की थी, कुछ ने फैसला किया था। आपने कुछ भी स्ट्रैटेजी अपना के उनको अपने साथ मिला लिया था, वो एक अलग डिबेट है। उसके बाद ये आपकी ज़िम्मेदारी है, जैसे आप सिंध के अंदर, जैसे आप केपी के अंदर, जैसे आप जीबी के अंदर, जैसे एजेके के अंदर, जैसे पंजाब के अंदर तरक्की की बात करते हैं, वैसे उसी तरीके से आपने बलूचिस्तान के हवाले से और उनके इंटीरियर के हवाले से भी बात करनी है। टोटल आबादी इस वक़्त 2024 के अंदर बलूचिस्तान की 2 करोड़ से ज़्यादा की नहीं है। ये आपके 3 बड़े शहर जो हैं, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद, इनकी मिला के आबादी बलूचिस्तान से ज़्यादा है। तो अच्छा। इमेजिन करें कि आप 3 ये बड़े शहर तो सँभाल सकते हैं, मसाइल इनके अंदर भी हैं, लेकिन इनको सँभाल सकते हैं। लेकिन एक सूबा जिसके अंदर आपके जितने स्ट्रेटेजिक मामलात चल रहे हैं, अगर मैं रियासती एंगल से देखूँ, उसकी आबादी को आप मैनेज नहीं कर पा रहे, उसको आप बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं दे पा रहे, उसके लिए आपके पास जस्टिफिकेशन है कि यार हमने तो बड़ा कुछ करने की कोशिश की लेकिन हो नहीं रहा, वहाँ पे इंसर्जेंसी है, वहाँ पे ये है, वहाँ पे वो है। गवादर के अंदर टोटल जो लोकल फैमिलीज़ हैं वहाँ पे, टोटल लोकल फैमिलीज़ वो 12,000 के करीब है। उनको जब हमने मल्टीप्लाई किया कि अगर हम एक एवरेज निकालें कि यार 4 या 5 या 6 लोग होंगे एक घर के अंदर मैक्सिमम, अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 से 90 हज़ार के दरमियान लोग बनते हैं, 1 लाख से भी कम लोग, जो कि ओरिजिनली गवादर के हैं। बाकी तो लोग बाहर से आए हैं, जो वहाँ पे थोड़े बहुत सेटलर्स हैं या बाहर से लोग जो हैं, ये जो काम कर रहे हैं इस वक़्त वहाँ पे। ओरिजिनल गवादर के लोग जो हैं वो 1 लाख से भी कम हैं। उनके पास ना पीने का पानी है, ना बेसिक एजुकेशन फैसिलिटीज मौजूद थी, ना हेल्थ फैसिलिटीज। अभी जाके कुछ आप लोगों ने वो पोर्ट शोर्ट की वजह से थोड़ी बहुत वहाँ पे डेवलपमेंट करना शुरू की है। सो दिस इज द काइंड ऑफ एटीट्यूड दैट स्टेट हैड विद दिस पर्टिकुलर प्रोविंस और एनी अदर इंटीरियर ऑफ पाकिस्तान। ये केपी में भी आपने देखा होगा यही मसाइल थे, ये पंजाब में भी जो इंटीरियर के हमारे पिंड और देहात थे उनके ये मसाइल थे। सिंध और बलूचिस्तान का हमसे भी ज्यादा बुरा हाल था और अभी तक है। तो सबसे पहली जिम्मेदारी रियासत की। सेकंड जिम्मेदारी जो है वो वहाँ के अकाबरीन की होती है। ये है फ़र्क बेसिकली केपी पंजाब और सिंध बलूचिस्तान में। केपी और पंजाब में भी एक पॉलिटिकल एलीट मौजूद है, करप्ट भी है, उसके बहुत सारे मसाइल भी हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको एक कॉन्स्टिट्यूएंट पॉलिटिक्स का पता है कि यहाँ का जो बच्चा है, यहाँ का जो नौजवान है, यहाँ का जो बूढ़ा है, वो पॉलिटिकली इतना अवेयर है कि वो कल को आपको वोट शायद ना दे, या आपके खिलाफ नारा मार दे, या आपके खिलाफ खड़ा हो जाए, या आपसे हट के वो लाहौर, इस्लामाबाद, कराची निकल सकता है। उसके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। सो वो कुछ ना कुछ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर काम करने पे मजबूर होते हैं। बहुत ज्यादा काम नहीं करते, ज़ाहिर है, वो मुझे भी पता है और आपको भी पता है, चाहे वो किसी भी पार्टी, अभी हम किसी पार्टी के ऊपर इस पे बात नहीं करते, लेकिन वो ओवरऑल उनका जो एटीट्यूड होता है वो ये होता है कि अच्छा यार वही वाली बात, वो जो नून लीग के बारे में मशहूर है कि खाते हैं तो लगाते भी हैं। तो वो एटीट्यूड आपको पंजाब के अंदर और केपी के अंदर देखने को मिलता है कि किसी ना किसी तरीके से वो कुछ ना कुछ जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, ये देने की कोशिश करते हैं। लेकिन बलूचिस्तान और केपी की बलूचिस्तान और सिंध की जो पॉलिटिकल एलीट है उसने तो इनको इस तरह रखा हुआ है जिस तरीके से ये इंसान नहीं, भेड़ बकरियां हैं। और मुझे याद है मैं एक दफा बलूचिस्तान गया बैक इन 2011 की बात है, बल्कि हाँ 2012 की। और एक कंपनी थी वहाँ पे ऑयल एंड गैस, उसके साथ हमारा कुछ वो एक मामला था, ऑडिट के लिए हम गए हुए थे। उन्होंने एक मीना बाजार लगाया और वहाँ पे उन्होंने लोकल लोगों को हायर किया हुआ था कुछ कामों के लिए। सो वो मीना बाजार सा लगाया, उन्होंने लोगों को कैश दिया, उन्होंने कहा जाके इस मीना बाजार की हमने जो स्टॉल लगाया इससे जाके आप जो है वो खरीदारी कर लें। तो वो लोग कहते हैं ये जो आपने हमें कागज दिया है इसका हमें क्या फायदा होगा। कैन यू इमेजिन? उनको ये नहीं पता था कि जो पैसे हमने इनको दिए उसको खर्च कैसे करना है, क्योंकि उनके यहाँ तो वो जो उनका फ्यूडल है वो दाने पहुंचा देता है, उन दानों के एवज वो पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। तो ये तो मेरा अपना आंखों देखा हाल है जो मैंने देखा है वहां पे। तुर्बत सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है उसका, बलूचिस्तान का। वहां पे 2017 की मैं बात बताता हूँ आपको, पूरे, बल्कि 18 की, 2018 में मैं गया और पूरे तुर्बत के अंदर सिर्फ एक गायनी मौजूद थी।
अल्लाह ना करे वहां पे, आपको पता है खवातीन के जो मसाइल होते हैं, सारे मसाइल होते हैं, वो किस तरह उनको कराची भागना पड़ता था वहां से, और इट एक्चुअली टेक्स ऑलमोस्ट 24 आवर्स ऑलमोस्ट, अगर वो बिल्कुल सड़क साफ हो, सब कुछ हो, तो क्योंकि बलूचिस्तान आपको तो बहुत बड़ा सूबा है, तो वहां से आते आते उनको कराची, मर गई तो मर गई बेचारी, जिंदा बच गई तो जिंदा बच गई। कोस्टल लाइन जो है आपकी 700 किलोमीटर की, जिसको आप कहते हैं जी कि कनेक्टिंग है और इस पे ट्रेड होगी और सारा कुछ होगा, वहां से कराची से लेके ग्वादर तक आपको एक हॉस्पिटल मिलता है और मारा के ऊपर, जो कि नेवी चला रही है, और उसमें भी जो डॉक्टर हैं वो परमानेंट नहीं है, वो नेवल कोर्स से, मेडिकल कोर्स से आते हैं हफ्ते के हफ्ते, वहां पे वो चेकअप वेकअप करते हैं लोगों का, वापस चले जाते हैं। मेरा ख्याल है मेडिक्स या नर्सेज जो है वो उधर उन्होंने परमानेंट रखी हुई है। एक हॉस्पिटल पसनी में अबू धाबी वालों ने बना के दिया, मैं खुद देख कर आया, स्टेट ऑफ द आर्ट है, मशीन्स भी पड़ी हुई हैं, लेकिन बलूचिस्तान की हुकूमत को तौफीक नहीं, और ये मैं बात कर रहा हूँ पीटीआई के भी गवर्नमेंट से आने से पहले, यानी बाप की गवर्नमेंट जब ये थे, जाम कमाल साहब ये सीएम बने, उसके जो कोस्टल लाइन का बंदा एडवाइजर लगा, वो मेरा अपना पर्सनल दोस्त है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा इसके ऊपर, बहुत अच्छा लड़का है, बड़ी पॉलिटिकल एक एलीट फैमिली से है वहां से, उसको मैंने तवज्जो दिलाने की कोशिश की, मैंने कहा यार ये एक चीज पड़ी हुई है, इससे तुम लोगों का पॉलिटिकल फायदा भी है, तुम लोगों के कोई वोट बैंक बन जाएंगे, नाम बन जाएगा, इसको एक्टिवेट करवा दो। नथिंग हैपेंड, स्टिल दैट बिल्डिंग इज अबेंडेंड। तो ये उधर की पॉलिटिकल या फ्यूडल एलीट का अच्छा, अभी हम आगे जाएंगे, पहले मैं जितना आपकी सारी डिस्कशन से जो मैं समझा हूँ, वसाइल की गैर मुनसफाना तकसीम है रियासत की तरफ से, बाकी जगहों पे जहाँ पे उनको वोट मिलते हैं वहां पे तो इस डर से कि हमने दोबारा वोट लेकर के आना है, वहां तो वो पैसा लगाते हैं, वसाइल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन वहां बलूचिस्तान के अंदर ये चीज नहीं है। और इसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार आपको नहीं लगता कि आपने कहा कि वहां के जो वडेरे जो कर रहे हैं लोगों के साथ, कि इवन वहां पे लोग नोटों को नहीं पहचान रहे, पैसे को नहीं पहचान रहे, वहां पे अस्पताल नहीं है, 25 घंटे ड्राइव करके कराची आना पड़ता है अगर, तो क्या ये रियासत को, हुकूमत को नहीं पता कि वहां के लोगों की क्या हालत है? क्या वडेरे अगर अपने इस्तेहसाल कर रहे हैं अपने लोगों का, अपनी अवाम का, तो रियासत के इलम में है, रियासत को कुछ मफादात होंगे वहां के वडेरों से जो वो पूरे कर रहे हैं वडेरे, और जिसके बदले में रियासत सिर्फ वडेरों को पाल रही है, वहां पे अवाम को नहीं। बिल्कुल। अच्छा, अब इसको समझने के लिए, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी बिल्कुल, मैं क्लियर सुन रहा हूँ आपको। हाँ, इसको समझने के लिए हमें ये समझने की जरूरत है कि ओवरऑल आपका जो ये पाकिस्तान का स्ट्रक्चर है ना, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, गवर्नेंस स्ट्रक्चर जिसको हम कह लें, ये इसकी जो बुनियाद है उसके अंदर क्या फसाद है, ठीक है, अगर मैं इसको इस तरह रखूं, और ये अनफॉर्चुनेटली पूरे पाकिस्तान के अंदर है। अच्छा, पंजाब में भी यही है, पंजाब में भी इन्होंने फ्यूडल्स को, और वो आपको पता है कि वो जो बड़े बड़े जमींदार और वो जो है उन्हीं को, मखदूमों को, और उनको उठा के सर पे बिठाया हुआ है शुरू दिन से, क्योंकि वो उनके पास पैसा है, उनके पास इन्फ्लुएंस है, उन्हीं के साथ रियासत का एक गठजोड़ है कि अच्छा यार इनके नीचे तो जमीनें हैं, इनके नीचे तो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, इनके नीचे तो लोग हैं, ये पैसा भी लगा सकते हैं अपने इलेक्शन कैंपेन्स के ऊपर। सो ओवर एंड अगेन अगर आप देखते हैं तो पंजाब में भी यही विशियस साइकिल है। लेकिन जो मैंने पहले कहा कि फर्क क्या है कि बहरहाल यहाँ का मखदूम वडेरा वो अगर इस्तेहसाल भी करता है तो वो साथ साथ कुछ ना कुछ जो है वो लगा भी देता है कि अच्छा यार चलो ठीक है, मैंने बहरहाल अपनी एक वो से रखनी है यहाँ पे, सेम गोस फॉर खेती। लेकिन बलूचिस्तान और उधर, और इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि यहाँ की आबादी बहुत ज्यादा है, पंजाब की और केपी की, यानी इनकी आबादी इतनी ज्यादा है कि उनको पता है कि इस इतनी बड़ी आबादी को काबू करने के लिए कुछ ना कुछ इनको बेसिक सहूलियात देना जरूरी है, जो कि मेरे नजदीक एक ब्लो एवरेज स्टैंडर्ड है हमारे लिए, यानी बीइंग ह्यूमन बीइंग्स, ये पंजाब में भी ब्लो एवरेज स्टैंडर्ड है। एग्जैक्टली। बलूचिस्तान और सिंध के अंदर तो ये इन्होंने वहां पे भी यही जरा बंदोबस्त, वहां पे भी फ्यूडल्स के साथ ही इनकी सारी रियासत की वो सारी मामला थे। वहां के फ्यूडल्स ने नहीं देखा भाई कि वहां का बंदा जो है वो ऊपर आता है तो ऐसे की तैसे उसको मार देते हैं वो लोग। अच्छा, ये अगर आपको याद हो, वारिस नाम का एक ड्रामा लगता था पाकिस्तान के, हाँ जी, देखा है बचपन में। वन ऑफ द फेमस आबिद अली जिसके वो थे, उसका वो नॉवल है अमजद इस्लाम अमजद का, तो उसमें मेरे गांव का नाम है बेसिकली सोदरा, उसके अंदर मौजूद है, और उसके अंदर सोदरे की बहुत दफा जिक्र आया उसके अंदर जो विलन है ना, जो फ्यूडल है, उसकी इंस्पिरेशन जो है उन्होंने, मेरे गांव का एक बंदा था जो कि उधर का वडेरा था, जमींदार, तो उसकी औलाद हमारी बहुत अच्छी दोस्त है, वो उससे उन्होंने लिया हुआ, और वो बाकायदा मेरी वालदा बताती हैं कि अपने जमाने में वो अपने मुखालिफिन को पकड़ के अपने मज़ारों के ऊपर कुत्ते छोड़ दिया करता था जिंदा,
अच्छा। ठीक है, और उनको बांध के उन पे कुत्ते छोड़ देता था। ये पंजाब की बात बता रहा हूँ मैं आपको। सो पंजाब हो, केपी हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, ये उधर। लेकिन पंजाब और केपी में मैंने जैसे कहा ना कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोगों की आबादी बढ़ती गई, लोग ट्रांसफर होते गए अर्बन एरियाज की तरफ, अर्बनाइजेशन बहुत होगी, पिंड जो है वो देहात से टाउन में चेंज हो गया, तो उसकी वजह से एक चेंज आ गया मिजाज के अंदर। लेकिन बलूचिस्तान और केपी, दे आर स्टैंड स्टिल इन टाइम ओवर देयर स्टिल फॉर लास्ट अ सेंचुरी। अब इसमें रियासत का तो आपने, जैसे मैंने आपको बता दिया कि जो इंतजाम है, और उस पे बजाय इसके कि रियासत उसके ऑल्टरनेटिव्स देखती, बजाय इसके कि उसके अंदर से मिडिल क्लास को या बच्चों को उठा के एलिवेट करती और उनको आहिस्ता आहिस्ता ये पावर ट्रांसफर करती, रियासत ने कहा कि बस ठीक है, फ्यूडल्स देख रहे हैं, फ्यूडल्स ने संभाला हुआ है और वही फ्यूडल्स फिर बार बार रियासत को जो है वो ब्लैकमेल करते रहे। और अगर आप पूरे वो देखते रहे ना, जितनी भी इंसर्जेंसी है बलूचिस्तान की, तो आपको पहले दिन से आखिरी दिन तक क्या नजर आता है कि जब रियासत उनके साथ अच्छी है, यानी उनको पैसे दे रही है, रॉयल्टीज दे रही है, फंड्स दे रही है, वो रियासत के साथ खड़े हैं, और जैसे रियासत उनको अपोजिशन में लेके जाती है वो पहाड़ों में चले जाते थे। एंड सेम गोज फॉर ओवर एंड ओवर अगेन हर दूसरे नवाब के साथ। खैर बख्शमरी जो उसमें थे, उनका ये मामला रहा, उसके बाद अकबर बुगटी साहब का ये मामला रहा। अकबर बुगटी अपने जमाने में बलोचों के अंदर कातिल बलोच के नाम से मशहूर थे। ये शायद आपके ऑडियंस के लिए एक फैक्ट बड़ा अजीब था, बिकॉज ही वॉज a person who used to be very much with the state of Pakistan। तो भुट्टो के दौर में जितना ऑपरेशन लॉन्च हुआ था उसको एक्चुअली भुट्टो ने, अकबर बुगटी ने लीड किया था बलूचिस्तान में। और जितने बाकी ब्लू ब्लडेड बलोच थे, जिसमें मैंगल थे या जिसमें ये मरी थे, ये एक्चुअली बुगटियों को बिकॉज ऑफ अकबर बुगटी पसंद नहीं करते थे कि इन्होंने बेसिकली बलोच कॉज को बिट्रे किया, जो भी उनका एक वो सारा मामला था। तो ये एक्चुअली कातिल बलोच के नाम से मशहूर था। लेकिन आप देखेंगे बाद में जब वो ऑपोजिशन में गया और मुशर्रफ के अगेंस्ट जाके खड़ा हुआ और मारा गया, तो उसके नाम पे अब सारी जो इवन ये जो टेररिस्ट अटैक हुए ये उसकी बरसी के दिन उन्होंने किए हैं। तो ये बेसिकली अच्छा, फिर अकबर बुगटी का जो अपना क्लैन है वो भी दो हिस्सों में तकसीम है। एक जिसको ये लीड करते हैं सरफराज बुगटी, जो कि कलपर बुगटी हैं, और एक ये राजपर बुगटी हैं जो कि अकबर बुगटी का है। तो बलोच क्लैंस में इस तरह होता है कि एक नवाब होता है और एक सरदार होता है। तो नवाब जो होता है वो ऊपर होता है, सरदार उसका एक सेकंड इन कमांड होता है, यानी उसका एक तो कलपर्स आर द सरदार्स और अकबर बुगटी वाज द नवाब। तो ये इनकी भी पिछले 150 साल की लड़ाई आपस में भी चल रही है, किन फाइट है कलपर्स की और राजपर्स की, ये उनकी आपस की लड़ाई है। मैंगल मरियों को पसंद नहीं करते, मरी जो है वो बुगटियों को पसंद नहीं करते, ये उनकी आपस की भी लड़ाइयां चल रही हैं। बट व्हेन इट कम्स डाउन टू कॉमन कॉज लाइक दिस कि अच्छा यार हमने किसको पॉलिटिकली इस्तेमाल करना है, वो अकबर बुगटी को भी इस्तेमाल कर लेंगे, जो कि वो कर रहे हैं सगत। सही है। तो ये बेसिकली रियासत की जिम्मेदारी थी कि भाई आप आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट करते पावर सेंटर को फ्रॉम दीज फ्यूडल्स टुवर्ड्स मिडिल क्लास। एटलीस्ट पंजाब में और केपी में हमें ये देखने को मिलता है, यानी आप और कुछ भी ना हो तो अपर मिडिल क्लास जो है वो कहीं ना कहीं आपको पॉलिटिकल एलीट के अंदर जाके उठती बैठती नजर आती है। बलूचिस्तान में और सिंध में आप अभी इस चीज को इमेजिन नहीं कर सकते। कराची में आपको कुछ ना कुछ नजर आ जाएगा बिकॉज ऑफ MQM या बिकॉज ऑफ जमात इस्लामी, लेकिन इंटीरियर सिंध या बलूचिस्तान आप भूल जाएं इस चीज को। तो ये है बेसिक प्रिमाइस जब आप बलूचिस्तान के पूरे इशू को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि अच्छा यार वहां पे मसाइल क्यों है और इंसर्जेंसी की वजह क्या बनी। अच्छा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपकी इस सारी डिस्कशन से जो मैं समझा हूं कि पंजाब की हालत किसी हद तक बेहतर, केपी की हालत किसी हद तक बेहतर है, जबकि बलूचिस्तान में ये सब नहीं हुआ। तो बलूचिस्तान के अंदर तो मुझे जहां तक मुझे याद पड़ता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, पंजाब के अंदर तो अवामी हुकूमत कभी आई नहीं है। एक ऐसी जमात जो 3 महीने पहले इलेक्शन से मार्द वजूद में आती है, वो बलूचिस्तान के अंदर हुकूमत बना लेती है। अभी जो इलेक्शंस के अंदर हुआ फार्म 47 वाला धंधा, वहां पे किस तरह के नाबालिग छोटे छोटे बच्चे उठा करके असम्बलियों में भेज दिए गए, तो वहां पर तो एक अवामी हुकूमत है ही नहीं। वहां पे तो एस्टेब्लिशमेंट का होल्ड है, और एस्टेब्लिशमेंट की जो पाकिस्तान के अंदर हमेशा से डीप स्टेट की तरह बंद कमरों में फैसले करने वाले लोग बैठे हुए हैं, वही अपनी मर्जी से लोगों को बिठाते हैं, वही अपनी मर्जी से वडेरों के बच्चों को या वडेरों को आगे लेकर के आते हैं, फिर उनको पैसे देते हैं और अवाम का वो इस्तेहसाल करते हैं और आम आदमी को गारों से बाहर निकलना ही नहीं देते। तो इसकी जिम्मेदार क्या एक आपको नहीं लगता कि एस्टेब्लिशमेंट है या वो ताकतें हैं जो बलूचिस्तान को अवामी, जब बलूचिस्तान के अंदर अवामी हुकूमत कायम ही नहीं होने देते, अवाम की राय का एहतराम ही नहीं होने देते वहां पे? अच्छा देखो, इसको मैं इस तरह समझाने की कोशिश करता हूँ। ये एक बड़ा जनरल नैरेटिव है, बड़ा एक मैं कहूंगा कि एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसको कंस्ट्रक्ट किया गया, चूंकि एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ
बैठी हुई है, इसलिए एस्टेब्लिशमेंट किसी और को नहीं आने देती, इसलिए एस्टेब्लिशमेंट सारी बात के कसूरवार है। जैसे मैंने, और रियासत की जब हम बात करते हैं तो रियासत मीन एस्टेब्लिशमेंट, रियासत जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ही चला रही है ना आपकी। तो रियासत जो है वो ऑब्वियसली उसमें एस्टेब्लिशमेंट के अंदर चाहे फौज है, मेजर शेयर अगर उसका हम एज्यूम कर लेते हैं, उसके बाद जुडिशरी है, मीडिया है, उसके बाद आपके पॉलिटिकल एलीट या फ्यूडल जिनकी हम बात करते हैं, मिला के एक एस्टेब्लिशमेंट बनती है जो कि आपकी रियासत को रन कर रही होती है। इनका आपस में गठजोड़ है, ये हम सबको मालूम है, ये पूरी दुनिया के अंदर इसी तरह एस्टेब्लिशमेंट्स मौजूद होती हैं। अब वो एस्टेब्लिशमेंट करती क्या है? अब उस एस्टेब्लिशमेंट का काम ये है कि उसने आहिस्ता आहिस्ता एलिवेट करना होता है अपने स्टैंडर्ड ऑफ, अपने लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को एटलीस्ट इस लेवल तक लेकर आना होता है कि वो कम से कम आपके खिलाफ रिबेल ना करें, आपके खिलाफ इंसर्जेंसी ना क्रिएट करें। वो पॉलिटिकल एजिटेशन जरूर करें, वो पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म जरूर करें, लेकिन वो एटलीस्ट रियासत का जो एक पूरा इकाई है, रियासत का जो एक मामला है, रियासत का जो नजरिया है, उसको जाके चैलेंज ना करना शुरू कर दें। एंड दैट इज वेयर योर रियासत हैज मिजरेबली फेल्ड when it comes down to Balochistan or some other conflicted area. एक तो ये चीज है। दूसरा ये कि मैं इस चीज को थोड़ा सा पार्शियली एग्री और थोड़ा सा पार्शियली डिसएग्री करूंगा कि रियासत ही या एस्टेब्लिशमेंट ही बेसिकली जो है वो सारे उसका क्या उसको कहेंगे, रिस्पॉन्सिबल है सारे इल्स एंड आउट्स का। उसकी वजह क्या है? अभी आज की बात है, मैं बलूचिस्तान के उस पर तहकीक कर रहा था थोड़ी सी, क्योंकि मैंने एक अपनी भी वीडियो रिकॉर्ड करनी थी, तो मैंने कहा यार मुझे पता तो चले बलूचिस्तान के अंदर बजट कितना जाता है, जो एक सालाना बजट जो है वो कितना एलोकेट होता है बलूचिस्तान के लिए। सन 2024-25 का जो बजट है 956 बिलियन रुपीस का बजट खुद बलूचिस्तान की सूबाई असेंबली ने एलोकेट किए। ये तकरीबन 1000 बिलियन रुपीस बनते हैं, ठीक है, 1000 बिलियन रुपीस, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। 1.5 से 2 करोड़ की आबादी के सूबे के लिए, जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का आपको कोई बहुत, सिर्फ सड़कें आपने ज्यादातर बनानी है, बाकी जहाँ पे पॉकेट्स हैं आबादियों की वहां पे आपने बेसिक नेसेसिटीज देनी है। उसके लिए इतना बड़ा जो वो है, क्या उसे कहते हैं, बजट, ठीक है, अगेंस्ट द रेवेन्यू दैट द प्रोविंस इज जनरेटिंग, वो मेयरली 48 अरब रुपए या ऐसा कुछ करके था, ठीक है। उसके बदले आपको 1000 अरब रुपया मिल रहा है, ठीक है, और आप उसको एलोकेट नहीं कर पा रहे। ये किसकी जिम्मेदारी है? ठीक है, करप्शन भी हम कह देते हैं, हम कहते हैं यार एस्टेब्लिशमेंट मिली हुई है सारे फील्ड के साथ और करप्शन कर रही है, इसी 1000 अरब में से भी करप्शन कर रही है। ठीक है, कितनी करप्शन कर लेंगे 2 करोड़ की आबादी के अंदर? यार आप 5000 अरब खा जाएंगे, ठीक है, सॉरी 500 अरब खा जाएंगे। 500 अरब तो फिर भी कहीं ना कहीं लगाएंगे ना यार, 200 अरब तो कहीं ना कहीं लगाएंगे ना यार, वो कहाँ लगा हुआ नजर आता है। मैं अब आपको एक बात बताता हूँ, 2011 में हम लोग गए, एक कोर्स में कर रहा था, तो उसके सिलसिले में हमें वो हर गवर्नर हाउस और हर सीएम के पास लेके जाते थे। ये मैं पहली दफा आपके उस पर बयान कर रहा हूँ, हालांकि मुझे ये शायद इसके ऊपर कोई बैकलैश आ जाए। नहीं, करें बात करें। तो उस पर क्या हुआ कि मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन पीपल विल अंडरस्टैंड, वो टाइम पीरियड देखेंगे तो उनको खुद ही अंदाजा हो जाएगा। तो उस वक्त के जो सीएम साहब थे, डिग्री वाले, वो तो बहुत मशहूर है। तो वो भाईजान जो है ना, उनसे हमारी मुलाकात थी अगले दिन पूरे कोर्स की, और उनके हमने सीएम सेक्रेटरी जाके मिलना था। -5 चल रहा था उस वक्त कोयटा के अंदर, ठीक है, तो -3 -4 ये सर्दी का दौर था। और सीएम सेक्रेटरीट हम पहुंचे, तो हमारे साथ जो कुछ खवातीन थी कोर्स के अंदर, उनको जाना था वॉशरूम, उनको वॉशरूम यूज करना था। वो वॉशरूम गई, वापस आ गई, उन्होंने कहा यहाँ पे तो पानी नहीं है, सीएम सेक्रेटरीट के अंदर। अच्छा। तो हमने कहा कि भाई पानी क्यों नहीं है? तो उन्होंने कहा जी वो पाइपों के अंदर जम गया, विच इज लॉजिकल, जम जाता। हमने कहा चलो ये बात कोई आम शहरी कह रहा हो ना, उसका वी कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि उसके पास फैसिलिटी नहीं होगी उस पानी को मेल्ट करके टूटियों तक पहुंचाने की। सीएम सेक्रेटरीट ये कह रहा है कि आपके वॉशरूम्स के अंदर पानी जो है वो नहीं है, आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। अच्छा, वो एक वाकया हो गया। हम जाके हॉल के अंदर बैठ गए। अब हॉल के अंदर बैठे और वी वर एक्सपेक्टिंग कि सीएम साहब आएंगे और आके हमें ब्रीफ करेंगे, क्योंकि हम केपी से, सिंध से और बलूचिस्तान से, पंजाब से होके जा चुके थे, तो हर जगह हमें सीएम और गवर्नर मिले थे खुद आके, उन्होंने खुद ब्रीफ किया था। तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि सीएम वुड बी कमिंग, और वो हमें, ही डिडंट कम। लेटर ऑन वी फाउंड आउट कि वो भाईजान अपने हैंगओवर में चल रहे हैं, वो जो रात का उनका एक निजाम होता था, और उसके बाद उनकी आंख नहीं खुल रही थी, बुरे हालात थे उनके, तो वो ही कुडंट कम। तो उनके जो सेक्रेटरी बलूचिस्तान थे, उन्होंने प्रेजेंटेशन देना शुरू की, और उस प्रेजेंटेशन के अंदर वो बता रहे कि हमने ये प्रोजेक्ट भी खड़ा कर दिया, ये प्रोजेक्ट भी खड़ा शुरू कर दिया।
और इत्तेफाक से उसमें से उन्होंने कोई 3 प्रोजेक्ट बताए क्वेटा के, जिस शहर में हम थे, और इत्तेफाक से उससे 2 दिन पहले हम क्वेटा पूरा घूम चुके थे। वो प्रोजेक्ट कहीं पे भी नहीं थे ज़मीन पे। तो उसमें मेरा एक दोस्त मेरे साथ ही बैठा था, वाज़ क्वाइट यंग एट दैट टाइम, मैं उसका नाम नहीं बताऊँगा, तो वो फ्रस्ट्रेट हो गया, वो पूरी प्रेज़ेंट, एंड दैट वाज़ द फर्स्ट टाइम, यानी पूरे सीएम्स के साथ मिलने के बाद, दैट वाज़ द ओनली प्लेस जहाँ पे हम सारे फ्रस्ट्रेट हो गए। वो खड़ा हुआ और उसने जो है ना पैंट उतार दी सी उस सेक्रेटरी के, कि भाई ये आप मतलब हमें क्या बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है? वहाँ सब और सबके सामने। तो वो फिर उधर जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने भी मतलब यानी कोशिश करके बिठाया, वो ऑर्गेनाइजर भी वो थे। तो वो अच्छा, उन्होंने जो है वो कहा कि भाई मतलब यानी बैठ जाओ यार, हम तुम लोगों को ले ही आए हैं, तो तुम लोग अब ये कर रहे हो, वगैरह-वगैरह। वो करते-करते बड़ी मुश्किलों से हमने उसको कूल डाउन किया और हम वहाँ से निकल आए। ये असलम रईस रात को साहब के डिनर दौर था। की बात। हाँ, रात को हमारा डिनर था गवर्नर साहब के साथ, ठीक है अच्छा। जी? गवर्नर साहब थे पीपल्स पार्टी से, ठीक है? और पीपल्स पार्टी के जो गवर्नर साहब थे, उनका अपना बेटा हमारा कोर्समेट था उसी कोर्स में, ठीक है? अब वो बड़े तमतराक से, और गवर्नर हाउस इज बलूचिस्तान इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल गवर्नर हाउस अमंग ऑल द गवर्नर हाउसेस इन पाकिस्तान। सो हम जब गए तो बड़ा एक विंटेज सा, बड़ा खूबसूरत सा, तारीखी सी इमारत है और बड़ी मजा आता है आपको वहां जाके। तो हम बड़े खुश हैं, हमने कहा यार चलो इधर तो चलो कुछ हो जाएगा। एंड वी वर ऑल सिटिंग इन अ हॉल, एक दूसरे के सामने, और बीच में गवर्नर साहब की सीट लगी हुई थी, उन्होंने आके बैठना था। गवर्नर साहब केम इन, गवर्नर साहब ने चप्पल पहनी हुई थी, ऊपर शलवार कमीज पहनी थी, ऊपर जैकेट पहनी थी, ठीक है चलो सादगी में आए, कोई मसला नहीं है। आगे बैठ गए और खामोशी से बैठे हुए। लिटरली 3-4 मिनट गुजर गए एंड वी वर ऑल लुकिंग टू ईच अदर के क्या हमने बात करनी है। और ब्लू ब्लडेड बलोच हैं वो गवर्नर साहब जिनकी मैं बात करूं। तो उसके बाद वही जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने फिर कहा कि सर आपने अगर कुछ ब्रीफ करना है तो कर दें, ताकि लोग सवाल अगर आपसे करना चाहें। उन्होंने कहा जी क्या ब्रीफ करना है, बस लोग सवाल करें। ये उनका वो था, एटीट्यूड था मेहमानों के साथ, अच्छा। ठीक है? अच्छा, उस पे पहले तो हमें बड़ा इंसल्टिंग फील हुआ। हमने कहा यार ये क्या मजाक है। तो हमने पहले तो सोचा हम सवाल ही नहीं करेंगे, हम उठ के चले जाएंगे। वो फिर उनका जो बेटा था, जो कि हमारा कोर्समेट था, बड़ा अच्छा दोस्त है, स्टिल इज अ फ्रेंड, वो नाराज ना हो जाए मेरी इस वीडियो के ऊपर। तो वो उसने ना हमें यानी इशारा किया कि यार मतलब इग्नोर करो, जस्ट फॉर माय सेक आप सवाल छोड़ो। हमने फिर सवाल करना शुरू किए। उन सवालों में एक सवाल करप्शन के ऊपर भी था, और गवर्नर साहब का कहना यह था कि जी करप्शन तो सब करके आते हैं, कौन है जो करप्शन करके नहीं आता? स्ट्रेट अवे इन अवर फेस, ठीक है? सब करते हैं करप्शन अली भाई। अच्छा। मतलब यानी सीएम वो जो उस वक्त पंजाब का होगा वो भी करता होगा, केपी का सीएम भी करता होगा, सिंध का, किसी ने मुंह पे ढिठाई से हमें ये नहीं कहा कि हम करप्ट हैं। दैट वाज द ओनली गवर्नर हु एक्चुअली सेड इन आवर फेस कि हाँ यार करते हैं सारे, फिर क्या कर लोगे तुम लोग? यानी इन अ वे वो हमें कहता है क्या उखाड़ लोगे हमारा। सही बात फिर वहीं पे क्या? घूम के आ गई कि मैं अभी 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 इस ऐसे पे मैं लोगों को आता हूँ। लगाती है ना वहां पे। सुने सुने सुने, ये क्यों अच्छा। लाते हैं? उनकी अपनी एक, अगर आप बलूचिस्तान की, जैसे मैंने आपको शुरू में एक प्रियम्बल दिया है ना, बलोच कबाइल के अंदर स्पेशली, आप इवन ये केपी के अंदर नहीं है, हालांकि केपी के अंदर भी ट्राइबलिज्म बहुत ज्यादा है। महसूद है तो महसूद के साथ बड़ा खड़ा होगा, खटक है तो खटक के साथ बड़ा खड़ा होगा, या ओवरऑल पश्तून अपने खौस के साथ बड़ा खड़ा होगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वहां पे इतनी स्ट्रिंजेंट मामला नहीं है अपने उसको लेके, ट्राइब को लेके। बलूचिस्तान में ये मसला नहीं है। बलूचिस्तान में आप अगर बुकटी से हैं तो फिर बुकटी ट्राइब आपका जीना मरना, उसका नवाब, उसका सरदार आपका खुदा है। ये अनफॉर्चुनेटली उनके यहाँ इनकलकेट किया गया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और ये आज का नहीं है, सदियों का है। मक्सी है तो वो फिर मक्सी को अपना खुदा मानेगा, वो अगर मरी है तो मरी को अपना खुदा मानेगा, वो अगर मैंगल है तो मैंगल को अपना, वो हंसनी है तो हंसनी अपने खुदा मानेगा। ये उधर का एक बुनियादी इशू है। एंड दिस 70 इज, सालों से रियासत ने तालीम ही नहीं दी उनको, स्कूल ही नहीं खोल के दिए उनको, पता चल। रियासत तालीम भी खोल दे, रियासत तालीम भी खोल दे। जैसे मैं मिसाल देता हूँ आपको, चलो एक और वाक्य बताता हूँ यहाँ पे। और बरोग बगर्दन रावी सरफराज बुकटी साहब ने वाकया में सुनाया। उन्होंने कहा कि जी के चूंकि वही मैंने जैसे मैंने कहा ना कि इन दोनों की भी आपस में लड़ाई थी, राजपुरों की और कलपुरों की। तो वाले साहब कहते हैं मेरे जब जिंदा थे, सरफराज बुकटी बता रहा कि जब उसके वाले साहब जिंदा थे तो ही ओपनड अ स्कूल इन हिज टेरिटरी। तो नवाब अकबर बुकटी साहब जिंदा थे, वो भी आए और उन्होंने आके, एक कोई उनकी मीटिंग थी ट्राइब्स की, तो वो उन्होंने आना था, वो आए। तो उन्होंने देखा कि सामने स्कूल खुला है, लड़कियां आ रही हैं और जा रही हैं, ठीक है?
तो उस वक़्त उन्होंने पूछा उनसे, सरफराज के वालिद साहब से, कि ये यहाँ पे तुमने क्या खोला हुआ है? और ये मैं कैसे नवाब की बात कर रहा हूँ, जो खुद बहुत पढ़ा लिखा था, फॉरेन क्वालिफाइड था, गवर्नर रह चुका था, सीएम रह चुका था, मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर रह चुका था पाकिस्तान का, अच्छा। ठीक है? और फेडरेशन की सियासत करता था उस वक़्त वो उस वक़्त रिबेल नहीं था, ठीक है? और पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा रॉयल्टी भी लेता था, और उसके साथ-साथ पाकिस्तान की उस वक़्त की जो हुकूमतें थी, उनका ब्लू आइड भी था, ठीक है? ये मैं उस नवाब की बात कर रहा हूँ। और वो नवाब उनसे पूछता है, उन साहब से, कि यार ये तुमने स्कूल क्यों खोला है बच्चियों का यहाँ पे? तो उनकी अपनी बेटियां नवाब साहब की उस वक़्त अमेरिका में पढ़ रही थी, ठीक है? तो उन्होंने जवाब दिया उनको कि और उन्होंने बहुत ही कोई एक वल्गर सी बात की उन बच्चियों के बारे में, नवाब उमर बुख्ती साहब ने, बकौल सरफराज साहब के, अच्छा। जिसकी बुनियाद पे उनके वालिद साहब ने उनको एक बड़ा हार्श सा रिप्लाई किया, जिसपे वो कहते हैं कि उसने लात मारी और वो जो सामने टेबल था उसको उल्टा के, तो वो फिर वहां से निकल गया। ये मेंटालिटी है ओवरऑल वहां के फ्यूडल्स की। यही मेंटालिटी भाईजान आपके पंजाब के लोगों की भी है, यही मेंटालिटी आपके केपी के लोगों की भी है। जो भी ऊपर बैठा होगा वो क्यों चाहेगा कि मेरे जो नीचे का बंदा है वो पढ़ के ऊपर आए? इसके ऊपर तो पुराने जमाने में लिटरेचर भी बड़ा है, ड्रामे भी बनते रहे हैं, सारा कुछ होता रहा, फिल्में भी बनती रही हैं, लेकिन मैंने जैसे कहा ना कि हमारे यहाँ तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता चीजें उनके हाथ से निकल गई। वहां अभी तक ये कंट्रोल मौजूद है। वहां के रियासत जो होती है वो मजबूर होती है, वो अगर किसी को सामने लाना भी चाहेगी, मिसाल के तौर पर मैं और आप भी जहाँ के वहां पे काम करना चाहें, एक बहुत पॉपुलर लीडर भी वहां पे जाके काम करना चाहे, वो सबसे पहले किससे अलायंस करेगा बताएं? एग्जैक्टली वहाँ के सबसे पहले वहां का जो एलीट है उससे जाके अलायंस करेगा, क्योंकि उसको पता है वो कदम नहीं रख सकता जमीन के ऊपर। वहां पर वो जमीन पे कदम रखेगा, अगले दिन उसके बंदों को मार देंगे। अच्छा, अब कमिंग टू द पॉइंट, ये मैं एक बात कंप्लीट कर लूं क्योंकि आपका सवाल था। तो इस वजह से आप रियासत को जब भी डिस्कस करते हैं ना, तो रियासत को ये मत समझा करें वो डिवाइन पावर, वो अल्लाह ताला नहीं है, उसके पास ताकत है बट डिवाइन पावर नहीं है। तो जब भी रियासत जमीन पर जाएगी, उसको वहां के जो रियलिटी है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करके फिर आगे बढ़ना पड़ता है। हाँ, गलती कहां पर है कि जब आपको पता है कि ये चीज मौजूद है, ये एक इल है, और ओवर द पीरियड ऑफ लेट से आपको 20 साल हो गए एक बंदे के साथ डील करते हुए या कुछ बंदों के साथ डील करते हुए, और वो आप देख रहे हैं कि तब्दीली नहीं लेकर आ रहे, तो फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता उसका कोई ऑल्टरनेटिव तैयार करना चाहिए, जो कि आपने नहीं किया। ये है गलती रियासत की। रियासत की गलती ये नहीं कि उनके साथ अलायंस किया। अच्छा, रियासत की आपने कहा ये गलती है। अब मैं इसमें से थोड़ा सा आपसे सवाल रख लूंगा। अयूब खान के दौर में गालबन नवाब नौरोज खान थे, रियासत के साथ तनाज़ा हुआ, पहाड़ों पे चढ़ गए, फिर कुरान लेकर के उन्हीं को भतीजे को भेजा रियासत ने, वहां पहाड़ों पे उनके साथ मुआहदा हुआ कि आप पहाड़ों से नीचे उतरें, तो एक इल्हाक हुआ उनके बीच में। वो जैसे ही नीचे उतरे, रियासत के कब्जे में आए, रियासत ने उनको पकड़ के जेल में बंद कर दिया, उनके भाइयों बेटों को फांसियों पे लटका दिया, वो बेचारे आखिरी सांस तक अंदर जेल में रहे। ये वादा शिकनी, ये जबर, ये जुल्म रियासत ने शुरू से सरदारों के साथ, उन लोगों के साथ किया। फिर अकबर बुगटी का देख लें आप, मुशर्रफ साहब आए, वो अपने आप को खुदा समझते थे, खड़े होकर कहते थे वहां से मारेंगे जहां से आपको पता भी नहीं चलेगा। वो खुद तो आज कब्र में चले गए, लेकिन आज भी उनके गालबन 18 साल गुजरने के बाद बलूचिस्तान में लोगों के चीथड़े उड़ाए जा रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है। तो क्या रियासत में ऐसे बदमाश नहीं थे मौजूद कि जिन्होंने वहां के लोगों को समझा नहीं है या लोगों के साथ इस तरह के तनाज़े किए? बिल्कुल मौजूद थे। अयूब खान की जब तारीख को हम देखते हैं ना, तो अयूब खान के दौर के अंदर इट वाज नॉट अयूब खान हु टुक दैट डिसीजन, इट वाज लेटर ऑन भुट्टो हु टुक दैट डिसीजन। भुट्टो एक्चुअली बिट्रेड नौरोज खान साहब। भुट्टो एक्चुअली पुट हिम इन द जेल। भुट्टो एक्चुअली लॉन्च दैट ऑपरेशन, जिसको मैंने कहा था कि अकबर बुगटी ने लीड किया था। उसी जमाने में तो अकबर बुगटी जो कातिल बलोच के नाम से मशहूर हुआ था। तो भुट्टो की बात तो वो भी डेडी कहते थे ना अयूब खान को। एग्जैक्टली। तो ये तो माशाल्लाह, फिर अब अगर उस डिटेल में जाओगे तो माशाल्लाह हर एक अपना कोई ना कोई बाप मौजूद है एस्टैब्लिशमेंट के अंदर। तो उस पे लेट्स नॉट गो इनटू दैट डिटेल, वो फिर हम किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अयूब खान जो है, सॉरी भुट्टो जो है, ही वाज अ स्मार्ट प्लेयर, ही वाज ऑलवेज अ वेरी स्मार्ट पॉलिटिशियन। तो ही न्यू कि उसने क्या गेन करना है। उसने तो पूरा आधा पाकिस्तान गवा दिया और उसने अपनी राजधानी नहीं जाने दी, तो बलूचिस्तान क्या चीज थी, एक सरदार क्या चीज थी। तो आप भुट्टो को हल्का ना लें सारे मामले के अंदर, बल्कि वो मेरे सामने किताब पड़ी हुई है कि भुट्टो की कि मुझे मार दिया जाएगा, उसके अंदर भी उसने अपनी बड़ी कहानियां शानियां लिखी हैं, बट देयर इज ऑलवेज एन अल्टरनेटिव स्टोरी टू दैट। अच्छा, इस चीज को जब आप देखते हैं तो अलबत्ता जिम्मेदारी क्यों अयूब खान पे पड़ जाती है, क्योंकि उसकी लीगेसी के साथ ये आया था भुट्टो।
ठीक है? तो आप जब इसमें डेफिनेटली रियासत की जिम्मेदारी है कि आप जिसके साथ मुआहदा करके नीचे लेकर आ रहे हैं, अब जो आप रुलते फिरते हैं और उनको कहते हैं सरेंडर कर दो और मेन स्ट्रीम हो जाओ, उस वक़्त अगर ये हरकतें ना करते तो शायद जो मामलात हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते। इसमें हमें मानने में कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है, जो मेरा इसमें पॉइंट है, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उस बात को बुनियाद बना के आप एक ऐसी इंसर्जेंसी लॉन्च करें जिसके अंदर आप सेसेशनिज़्म की बात करना शुरू कर दें। दिस इज़ जो हुआ उसका क्या है? मैं इसकी मिसाल आपसे लेता हूँ। मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब हैं, उनके साथ इस वक़्त क्या ज़्यादती रियासत नहीं कर रही, अगर हम पॉलिटिकल एंगल से देखें। आप बीइंग पॉलिटिकल आई नो कि आपकी लीनिंग जो है वो या आपकी पसंदीदगी जो Yeah, है I'm a media activist for Pakistan Tehreek-e-Insaf. I proudly say this. वो आप अगर अपने एंगल से देखें तो आपको लगता है ना कि इमरान खान के साथ ज्यादती हो, जो उनको अडयाला में बंद किया हुआ है, उनके ऊपर वो इद्दत वाला केस और जो यू नेम इट, जो भी पीटीआई का एक नैरेटिव है, ठीक है? क्या कभी अली ज़ई कल को खड़ा होके या इमरान खान कल को खड़ा होके ये कहेगा कि मैं पाकिस्तान से अलहदा हो जाता हूँ? वो ये जरूर कहेगा कि यार रियासत ने ज्यादती की है, जो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं उनको सामने ला के जो भी सजा देनी है, जो भी करना है वो करें। और साथ वो ये भी जरूर कहेगा कि अगर आपने ये हालात ठीक ना किए तो कल को ये हो सकता है। बट ही विल नेवर टॉक अबाउट दिस थिंग कि जी ऐसी की तैसी रियासत की मैं निकलता हूँ यहाँ से। ये डिफरेंस है, ये मैच्योरिटी होती है एक नेशनल लीडर की, ये मैच्योरिटी होती है एक बड़े लीडर की। सो ट्राइबलिज्म जो होती है ना, ये एक बिल्कुल डिफरेंट माइंडसेट है। ये है ट्राइबल लीडर्स, इनके साथ रियासत ने भी अगर गलती की है डील करने में, उन्होंने भी आगे से उसी तरीके से रिस्पॉन्ड किया। तो ये एक रेसिप्रोकल मामला है जिसको हमें उसी अंदाज में समझना गॉट योर पॉइंट। अभी मैं एक अहम क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। आपका एक क्लिप देख रहा था जिसमें आपने कहा कि मारंग बलोच का जिक्र किया आपने कि उन्होंने अभी तक इसके ऊपर कोई कंडेम नहीं किया। इनफैक्ट अभी की एक मैंने ट्वीट उनकी देखी, उन्होंने इसको कर लिया रिसेंट, शायद कुछ घंटे पहले उन्होंने हाँ जी, उन्होंने शायद इसको कंडेम किया है। बहरहाल सवाल यहाँ पे ये है कि इतने सारे लोगों को बेगुनाह कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया, रियासत जनाजे उठा रही है, तो इसमें महरंग की ताज़ियत या उसका कंडेम करना क्यों जरूरी है? हमें किसी के घर में भी ऐसा हादसा हो जाए, किसी का बेटा कत्ल हो जाए, वो सबसे पहले लाश उठाता है, फिर उसके बाद कातिल को ढूंढता है, फिर उसका बदला लेने के बाद फिर जाकर के ये बैठ के सोचता है कि कौन कौन मेरे बेटे के जनाजे में आया था। तो ये एक बहस क्यों चल गई है अचानक से कि मारंग का क्या लेना देना उसके ताज़ियत करने से या उसके कंडेम करने से इस दहशतगर्दी का क्या ताल्लुक? दूसरी जानब बहुत सारे लोग इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर इसको जोड़ रहे हैं, एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। वो तमाम अकाउंट्स, मैं अपनी पर्सनल आपको रिसर्च की बेस पे बता रहा हूँ कि वो तमाम अकाउंट्स जो पीएमएलएन के अकाउंट्स मुझे ट्विटर पे नजर आते हैं, वो सब इसको बाइकाट पंजाबी और फौज का वो इसको कनेक्ट कर रहे हैं पंजाबी और सूबाइयत का और कौमियत के ऊपर। तो इसके ऊपर थोड़ा सा मुझे बताएं ना कि आप मारंग की क्यों चाह रहे हैं। पहले मैं आपका दूसरे सवाल का जवाब देता हूँ, फिर मैं मारंग के ऊपर आता हूँ। और ये दोनों सवाल बेसिकली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इंटरेस्टिंगली। ओके, बांग्लादेश का अगर आप पूरा केस स्टडी पढ़ेंगे ना, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं पढ़ाया जाता, तो उसके अंदर भी एग्जैक्टली यही काम हो रहा था। और उस जमाने में यहाँ की जो हुकूमत थी ना पाकिस्तान के अंदर, भुट्टो की और या वो क्या करते थे कि वहां पे जब गैर बंगालियों को मारा जाता था मुक्ति बानी की तरफ से, तो ये उसको छुपाते थे, ठीक है? अच्छा, जब छुपाते थे तो ज़ाहिर है उस वक्त ना सोशल मीडिया था ना कुछ और थी, तो लोगों को तो पता नहीं, वो तो बहुत अरसे बाद कोई टेलीग्राम या खत आता तो पता चलता था खानदान को, यार वहां पे तो हमारा बंदा ही मर गया हुआ है, ठीक है? तो उसका इम्पैक्ट उस तरीके से नहीं आया और उसका मैग्नीट्यूड का एहसास भी लोगों को और मीडिया को और पॉलिसी मेकर्स को और एकेडेमिया को और इंटेलिजेंसिया को यहाँ पे नहीं हुआ कि ईस्ट पाकिस्तान में क्या लावा पक रहा है, ठीक है? और फिर 1971 आया और उसके बाद फिर हमने देखा वहां पे जो कुछ भी। और हुआ क्या कि सिर्फ बांग्लादेश के अंदर जो उन्होंने नैरेटिव बनाया बाद में मुक्ति बानी ने और हसीना वाजिद ने कि जी के हमारे साथ बड़ी जाती और पाकिस्तान ने ये किया और पाकिस्तान की फौज ने ये किया वगैरह वगैरह, वही नैरेटिव फिर प्रिवेल भी करता रहा, ठीक है? एग्जैक्टली यही चीज। और ये किया क्यों? उस जमाने में ये हुआ था कि जब ये कहानियां आई तो फिर पाकिस्तानियों के दरमियान, यानी ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी दरार पड़ गई एथनिक बुनियादों के ऊपर कि वेस्ट पाकिस्तान के लोगों ने, वैसे ही उनके जहनों में अनफॉर्चुनेटली ये था कि बंगाली जो होता है बड़ा कोई अनफॉर्चुनेटली वो होता है कोई नीचे की मखलूक है। इस वाक़े के बाद और ज्यादा नफरत बढ़ गई, तो पिच हो गए ना एक दूसरे के अगेंस्ट। तो ज़ाहिर है जब इससे पिच हो जाए फॉल्ट तो किसको सबसे बड़ा फायदा होगा? आपके दुश्मन को। तो उनके लिए वो काम आसान हो गया इंडिया के लिए, इसलिए उन्होंने फौजें भी घुसा दी, इसलिए उन्होंने फिर आराम से आपका वो पूरा हिस्सा भी अलग कर दिया। एग्जैक्टली यही गेम वो प्ले करना चाह रहे थे यहाँ पर भी।
अभी भी करना चाह रहे हैं, और वो मुसलसल चाह रहे हैं कि पंजाबियों को टारगेट करके बलूचिस्तान के अंदर इस तरह का माहौल क्रिएट किया जाए डिफरेंट अकाउंट्स के थ्रू। और उसमें सिर्फ PMLN के लोग नहीं है, आपकी ईमान ज़ैनब हादिर मज़ारी साहब भी, उनका अकाउंट जाके देखें, वो भी यही हरकत कर रही होती है बड़ी स्मार्टली। वो जो मुजम्मिल है, वो जो वीलॉग्स करता होता है, एक लिबरल सा वो मुजम्मिल जो है घोंचू, वो भी यही हरकत कर रहा होता है। ठीक है, तो ये तमाम लोग जो हैं ये एक्चुअली परपेचुएट कर रहे हैं कि किसी तरीके से पंजाबी शोविनिज्म जो है वो खड़ी हो और वो बलोचों को जो है वो टारगेट करना शुरू करे, ताकि वो जो नफरत है दोनों सूबों के अंदर वो ग्राउंड पे आ जाए। ये भी सिर्फ आपको नजर आती है सोशल मीडिया पे, ग्राउंड पे आपको कुछ नजर नहीं आता। तो मैं कल किसी को ये कह रहा था कि ये ना जितनी मर्जी कोशिश कर लें, ऐ नहीं होता। इसकी वजह क्या है यार? आपने देखा है कि पाकिस्तानियों और अफगानियों के दरमियान क्या गालम गलोच होती है उस पे सोशल मीडिया के ऊपर। क्या कभी आपने देखा कि किसी पाकिस्तानी ने उठ के ग्राउंड के अंदर या अपनी बाजार के अंदर या अपनी जमीन के ऊपर से किसी अफगानी को धक्के मारे हो? नहीं, एक बात मैं डील करता हूँ, आपको पता है मेरा सब्जेक्ट है अफगानिस्तान, मेरी नजर में नहीं होता बिल्कुल। मेरे जहाँ मेरी रिहाइश है वहाँ पे अफगान कैंप है, हम तंग आ जाते हैं एट टाइम्स, हम तंग आ जाते हैं यार, हम इनकी बहुत पैम्परिंग करते हैं। ठीक है, उसके बावजूद हम उनको कभी भी धक्के नहीं दिया अल्हम्दुलिल्लाह। एक दूसरे मुल्क के लोगों को इस बुनियाद के ऊपर कि मेरा मुसलमान भाई और बहन है, मैंने धक्के नहीं दिए। मैं बलोच के साथ ये करूंगा, मैं सिंधी के साथ ये करूंगा। तो ये जितनी मर्जी कोशिश कर लें, चाहे वो PMLN का सोशल मीडिया सेल हो, चाहे वो ये लिबरल सेकुलर सारे बैठ के तोती बोलते रहे अपनी। पाकिस्तान का, पंजाब का और KP का जो मुसलमान है ना, इसकी उठान बड़ी डिफरेंट है फ्रैंकली। ये इसके अंदर सख्त गुस्सा होगा, अपनी रियासत को ही रगड़ के रख देगा, अपनी फौज को ही रगड़ के रख देगा, अपने मुसलमान बहन भाई को ये जो है वो खराब नहीं होने देगा। तो ये इनको बड़ा क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात, अब आपका जो दूसरा सवाल था महारंग के हवाले से, महारंग साहबा के ऊपर मैं क्यों ज्यादा तनकीद करता हूँ? मैं खुद मेरे उस पे चैनल पे आप जाएं, पाकिस्तान नाउ पे, जनवरी 2024 की ही जब ये आई हुई थी इस्लामाबाद, तो उस वक्त मैंने खुद इसकी हमायत के अंदर एक वीडियो लॉक किया और मैंने उस वक्त कहा कि रियासत को ये जो इन्होंने किया है, इसके ऊपर वो वाटर पंप्स खोल के और इसके ऊपर लाठी चार्ज करके और कभी इनके साउंड पे उठा के ले जाते हैं, ये नहीं करना चाहिए। अब वो आ गई है तो भैया आप उसको वो करें, वेलकम करें, उसके साथ जाके बात करें। रियासत की स्ट्रेटेजी अगर ये होती ना कि वो आती और उसको वेलकम करती, आधा नैरेटिव महारंग का उधर ही डिल्यूट हो जाता। ठीक है, रियासत ने अपने तौर पे मोहसिन नकवी साहब, पता नहीं कौन से जीनियस है जो SHO को समझते हैं कि पूरा बलूचिस्तान संभाल लेगा, वो उठ के उसके ऊपर उन्होंने ये हरकत करना शुरू कर दी। ठीक है, एट द एंड क्या हुआ उसका नतीजा? उसको और पजीराई मिली। अच्छा चलो, वो हो गया, सारा कुछ हो गया। उस वक्त तक मैं भी उसको थोड़ा सपोर्ट कर रहा था। फिर ज़रा मैं ऑब्वियसली आई एम रिसर्चर और मैं बलूचिस्तान मेरा सब्जेक्ट है, मैं उधर आता जाता रहता हूँ। फिर मैंने इस बंदी के ऊपर रिसर्च करना शुरू की एंड देन आई फाउंड आउट कि भाई इसका तो पूरा एक पीछे बैकग्राउंड है मोहतरमा का। ये तो गफार लांगू की बेटी है जो कि खुद BSO आजाद का कमांडर था, जो कि अपनी इन फाइट के अंदर मारा गया, जो कि खुद जो है वो टेररिस्ट था। और जिस वक्त वो मरा उस दौर में मामा कदीर लेकर आया यहाँ पे वो प्रोसेशन, जो बड़ा मिसिंग पर्सन का वो पहले लेकर आया था। फरजाना मजीद जो है उसकी वो थी फेस थी। इसकी वीडियो फरजाना की, ये महारंग की, उसके अंदर यूज की गई जिसमें ये रो रही हैं। और मैंने भी जब वो वीडियो पहले दफा देखी, मैं इमोशनल हो गया। उसके आपको पता है कि साइकोलॉजी क्या होती है। ये वो छोटी बच्ची थी जब, तो मैंने देखी हो। तो उसमें उन्होंने कहा जी कि मेरे बाप को, उस जमाने में इसका बाप को BSO आजाद अपने पोस्टर्स के ऊपर ग्लोरीफाई कर रही थी। ठीक है, एक तो ये। फिर ये स्टूडेंट थी BSO बुलान मेडिकल कॉलेज की, BMS की, और वहां पर डॉक्टर अला नजर जो कि इस वक्त पूरी इस बलोच इंसर्जेंसी के लीड कर रहे हैं, उन्होंने BSO आजाद की बुनियाद रखी थी। वहीं से मामा कदीर ने बेसिकली अपनी इस पूरी प्रोसेशन का स्टार्ट किया था। वहीं से महारंग साहिबा जो उनके साथ ऑन बोर्ड हुई थी। और ये बात वहाँ के स्टूडेंट्स ने मुझे बताई है, मैं उनके नाम ज़रा इस पे नहीं ले सकता है, वो उनकी ज़रा जान को खतरा भी हो सकता है, कि मावरत के नाम से एक सोशल मीडिया अकाउंट है, अभी भी चल रहा है BLA का, BSO आजाद के नाम के उसके प्लेटफॉर्म से। वो बाकायदा कोड नेम है वाइस चेयरपर्सन का BSO आजाद के, जिसको बेसिकली उस दौर में महारंग साहिबा चला रही थी। अच्छा, उसके बाद महारंग साहिबा जो हैं जब यहाँ पर आती हैं, जब से लेकर यहाँ तक, आपने कहा उन्होंने ट्वीट किया है, अब उनकी ट्वीट को गौर से पढ़िएगा ताकि वो ये कहती हैं कि हम वायलेंस के खिलाफ हैं,
किसके खिलाफ हैं? वायलेंस के। वो ये नहीं कहते कि हम टेररिज्म के खिलाफ हैं, कहें ना इसको दहशतगर्दी, वो दहशतगर्दी नहीं कहेंगी इसको, उसको क्या कहेंगी? वायलेंस। इसकी वजह क्या है? इसकी बाकायदा एक लीगल कॉनोटेशन है, इसकी बाकायदा इंटरनेशनल लॉ में एक कॉनोटेशन है जो आम आवाम को नहीं समझ में आती। लीगल कॉनोटेशन के अंदर जो स्टेट होती है, जो नेशन स्टेट होती है, उसके पास इख्तियार होता है वायलेंस इस्तेमाल करने का। देखे ना, एक दहशतगर्दी हो रही है, उसके खिलाफ वायलेंस कौन इस्तेमाल करेगा? रियासत करेगी। चोरी हो रही है, चकारी हो रही है, कोई कुछ भी हो रहा है, उसके खिलाफ वायलेंस। वायलेंस क्या होता है? वायलेंस होता है ताकत का इस्तेमाल। वो वायलेंस का इख्तियार किसके पास होता है? रियासत के पास। रियासत के मुकाबले में कोई वायलेंस लेकर आता है, वो कौन होगा? जवाब दहशतगर्द होगा। उसको वो दहशतगर्द नहीं कहेंगी, ये बाकायदा एक लीगल टर्म है। एक तो इस चीज को आप आपके ऑडियंस को पता होना चाहिए। दूसरी चीज, एक जगह मुझे बता दे जहां उन्होंने बीएलओ, बीएलए, बीआरए, बीएसएफ, ब्रास, टीटीपी, इवन टीएजी, आईएसकेपी, 16 के प्रॉक्सीज हैं जो इस वक्त एक्टिव हैं बलूचिस्तान के अंदर, उनको नाम लेकर उन्होंने कंडेम किया। जी सलमान साहब, ये बताइएगा, वजीरे दाखिला साहब जो हैं हमारे, वो बलूचिस्तान गए और उन्होंने एक बात की कि एक एसएचओ की मार है, ये इसके लिए किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। मतलब ये कितनी नॉनसेंस स्टेटमेंट थी कि आपने जिस बंदे को वजीर दाखिला बनाया हुआ है रियासत ने इस वक्त, वो वोट लेकर के बाहर नहीं आया, वो पता नहीं कहाँ से आया, उसको कोई पार्टी भी ऑन नहीं करती, लेकिन वो आकर के बलूचिस्तान में इतनी जानें चली जाती हैं, लोगों को शहीद कर दिया जाता है, गोलियां मार दी जाती हैं, इतने अरसे से 70 साल से ये मसला चल रहा है, वो आके कह रहा है ये एक एसएचओ का मामला है। तो अगर इस बयान को मैं सही मान लूं तो क्या रियासत जानबूझ के ये तमाशे कर रही है? एक एसएचओ से जो हैंडल होने वाला मामला है उसमें आपने हजारों जानें कुर्बान हो गई, हजारों लोग, लाखों लोग सड़कों पे रोज निकल के आके एहतजाज कर रहे होते हैं, इसको कैसे देखते? क्या वाकई ये एक एसएचओ की मार है ये सारा मामला? ये ना उन्होंने अपनी तरफ से सुपरमैन बनने की कोशिश की है, ठीक है, कि वो ना अपनी तरफ से शायद एक मैसेज देना चाह रहे थे दहशतगर्दों को कि भाई तो ਤੁਹਾਨੂੰ से कुछ नहीं समझते, ठीक है, और उसका उल्टा नुकसान हो गया। बाकायदा कम्युनिकेशन के अंदर पढ़ाया जाता है कि क्राइसिस कम्युनिकेशन क्या होती है, एक बाकायदा सब्जेक्ट है कि आपने क्राइसिस के दौर के अंदर कौन से अल्फाज यूज करने होते हैं, कौन से जुमले कहने होते हैं, कौन सी बात कहनी होती है। और मोहसिन नकवी साहब तो अपने आप को जर्नलिज्म और मीडिया, और ये मीडिया के मेरे ख्याल ऑनर भी हैं किसी चैनल के, इनके 6 चैनल हैं, 6 चैनल। हाँ, तो वो भी अपने आप को ये गर्दानते हैं और उनको ये नहीं पता कि क्राइसिस कम्युनिकेशन क्या होती है। तो ये मेरे लिए एक तो सरप्राइज था, नंबर एक। वो जैसे भी आए हैं, लेकिन आप जब इस तरह के हेल्म ऑफ अफेयर्स पे पहुंच जाते हैं तो उस वक्त आपका एक्सपोजर वैसे ही बड़ा बढ़ जाता है, ठीक है, और आपको ये नहीं पता कि आपने मीडिया के आगे सामने आके बात क्या करनी है। और एसएचओ की बात आप कर रहे हैं, मैंने जैसे पहले कहा आपकी टॉक के अंदर आपके साथ गुफ्तगू में कि 15 से 16 प्रॉक्सीज गिन के तो मैं बता सकता हूँ, 14, 15, 16 प्रॉक्सीज जो कि चल रही है, रिलीजियस भी और नॉन रिलीजियस भी, यानी सब नेशनलिस्ट भी और रिलीजियस भी। और बिलियंस ऑफ रुपीज might have been poured in Balochistan just to sabotage your strategic assets as well as your projects over there. चाइनीज को निशाना बनाना, ग्वादर को निशाना बनाना, ये एजिटेशन का सारा, ये जो सारी हमने अभी गुफ्तगू की है सारी, उसका एक आपके सामने एक नजर है। और उधर आप ये कह रहे हैं कि वो एसएचओ जो आपका इस्लामाबाद के एक स्ट्रीट क्राइम को तो काबू कर नहीं सकता, वो जाके जो है वो उधर जाके पूरी प्रॉक्सीज को 15-16 को जो है वो उड़ा के रख देगा। तो मैंने तो आज एक रील भी किया और मैंने कहा, मैंने कहा या तो भाई फिर एक ही बात रही थी, या तो सुपरमैन है वो एसएचओ जो उन्होंने छुपा के रखा हुआ है, या वो एक्वामैन है, या आयरन मैन है, या फिर वो कोई ऐसा मैन है जिसका मुझे और आपको नहीं पता और मोहसिन साहब को पता है। तो ही शुड हैव वो उनको वो जिस तरह हम कॉमिक्स में और वो सुपर हीरोज मूवीज के अंदर देखा करते थे ना कि प्रेसिडेंट आके बात करता था, तो मोहसिन नकवी साहब शुड हैव ब्रॉट दैट एसएचओ और पीछे खड़ा होता और कोई उसने शूट पहना होता, कोई वो दिखाता कि यार मैं अभी देखो जाके सारे ऐसे की तैसे फेरता हूँ। तो ये चलो ये मजाक अपनी जगह, लेकिन इंसानी जाने जाया हुई है इसके अंदर। 40 से ज्यादा लोग शहीद हुए हैं आपके पिछले 3 दिन के अंदर, उससे पहले मुसलसल आपके नौजवान वहां पे शहीद हो रहे हैं फौज के, और आप ये बात कर रहे हैं कि ये एसएचओ की एक मार है। पूरा इंडिया इस वक्त जो है वो खुशियां मना रहा है इस पूरी कार्रवाई के ऊपर। पूरा इंडियन मीडिया जिस तरीके से इसको प्रोजेक्ट कर रहा है, चाइनीज इसके ऊपर कितने एप्रीहेंसिव हैं, यूएस की अपनी इधर एक गेम है, ईरान की अपनी एक गेम है, अफगानिस्तान की अपनी एक इधर गेम है, अरब ममालिक की कुछ यहाँ पे अपनी एक गेम है, और आप ये कह रहे हैं कि यार एक एसएचओ की मार है। मतलब इससे ज्यादा इनसेंसिटिव
बयान किया, आपने अपनी तरफ से शायद दहशतगर्दों को भी बयान दिया होगा कि भाई तो से कुछ नहीं समझते, पर प्लीज डू नॉट प्ले विद इंटेलिजेंस ऑफ द पीपल, आई मीन डू नॉट इंसल्ट द इंटेलिजेंस ऑफ द पीपल। तो ये जो चीज है क्वेश्चन ये बेसिकली मोहसिन नकवी साहब का बताती है कि जिस तरह पीसीबी के अंदर उन्होंने जो मार्के सर किए हैं, एंड मेरा ख्याल है उसी तरह के मार्के जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंदर भी कर रहे हैं। मजे की बात आपको बताता हूँ, 18th अमेंडमेंट के बाद मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर जो है वो बेसिकली चैप्टर बन जाता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट का। वेयर इज सरफराज बुगटी, वेयर इज हिज मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर, किधर हैं वो लोग? उनका एक बजट जाता है पूरा। मोहसिन नकवी साहब तो चलो अपने मीडिया ऑप्टिक्स के लिए चले गए ना, क्योंकि ही इज अ फेमस गाय राइट नाउ फॉर व्हाटएवर रीजन, लेकिन वो लोग किधर हैं? आपको कोई बयान नजर आता है उनका, कोई पिक्चर नजर आती है, कोई ट्विटर शिविटर शायद नजर आ जाएंगे आपको। आई मीन यार चलो ठीक है, आपको प्रैक्टिकल काम भी कर रहे हैं, ब्रिंग इट फोर्थ ताकि लोग उस पर कोई बात कर सके, तनकीद करनी है तनकीद करें, कोई बात करनी है बात करें। तो ये ओवरऑल अच्छा मजे की आपको एक बात बताता हूँ, आपका मिनिस्टर ऑफ डिफेंस कोई और बयान दे रहे हैं, इसहाक डार साहब ने कहा जी 1000 रुपया 1000 अरब भी लगेगा तो हम दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ेंगे, ठीक है। आपका प्राइम मिनिस्टर कहता है कि अब वक्त आ गया दहशतगर्दी को खत्म करने से, पहले क्या वक्त नहीं आया था, ठीक है। और आपका मोहसिन नकवी कहता है कि एसएचओ की मार है। तो आपस में इनके बयानात नहीं मिल रहे। हमारा तो पिछले 2 साल से यही रोना है कि तो जब से ये सर्कस है नाज़िल पूरा, किए हैं हमारे ऊपर पाकिस्तान पे नुसरत के साए छाए हुए हैं, पता नहीं कहाँ से ये लोग आए हैं। यही मसला जो बलूचिस्तान के अंदर चल रहा है, अवाम की मर्जी के बगैर अपने मुंतखब लोग ला के बिठा देते हैं। अब तो पूरे पाकिस्तान के साथ ये माहौल बना दिया गया हुआ है, अल्लाह खैर करे कहीं पूरे पाकिस्तान में ये मामलात न हो। बहरहाल आज की ये जो डिस्कशन है सलमान साहब, इससे जो मैं समझा हूँ बीइंग एक आम आदमी का माइंड, इसमें ये चीज़ समझ आ रही है, आपने बताया कि इसमें बहुत सारी एजेंसियां भी इन्वॉल्व हैं, इंडिया की इन्वॉल्वमेंट भी है, ईरान की भी है, इधर उधर की भी, तो ये सारे मामलात हैं। फिर लोगों का वहाँ पे इस्तेहसाल किया जाता है, रियासत इसके अंदर जिम्मेदार है, फिर इसके अंदर वडेरे भी जिम्मेदार हैं। तो कहीं न कहीं मुझे ये लगता है कि दुनिया में और भी बहुत सारे मुल्क हैं, दुबई देख लें, सऊदी अरब है साथ में, साथ रशिया, चाइना, ये सारे, वहाँ पे तो ये सब चीज़ें नहीं होती। वहाँ पे तो इस ताकत के साथ मिलिटेंट रियासत के ऊपर हमले नहीं करते। फिर पाकिस्तान के पास पता नहीं ऐसी क्या गिदड़सिंगी है कि सारी दुनिया के मुल्क यहीं पे फसाद बर्पा करना चाहते हैं, दहशतगर्दियाँ करना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में देख लें आप क्या हालात है, मस्जिदों में धमाके होते हैं, सैकड़ों लोग वहाँ पे शहीद कर दिए जाते हैं। बलूचिस्तान के अंदर ये हालात हैं। बहरहाल पहली बात तो ये कि पाकिस्तान में क्यों ये सारी दुनिया को इंटरेस्ट है पाकिस्तान के साथ ये करने का, और अगर है भी, चले ठीक है, ये बात, इस पॉइंट को अगर हम मान भी ले, तो क्या ये रियासत की नाकामी नहीं है, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि ये गरीब आवाम पेट काट करके इतने बड़े बड़े बजट देती है, असले खरीद करके देती है, पुलिस बना के, रेंजर बना के, फौज बना के दी हुई है, फिर भी लोग मर रहे हैं। तो क्या ये नाकामी नहीं है इस रियासत की? बाकी मुल्कों में तो अगर इस तरह के कोई 37 लोग 40 लोग शहीद कर दिए जाएं, वहां पे तो कोहराम मच जाए, उस मुल्क के अंदर तो क्या से क्या हो जाए। यहाँ पे तो एक आम सी बात है, एक नॉर्मल सी बात है, आदी हो गई है ये कौम। दूसरा तो मेरा पॉइंट यहाँ तक इस डिस्कशन में मुझे ये समझ आया कि क्या ये रियासती इदारों की नाकामी नहीं है कि जिनकी वजह से, या फिर क्या ये वजह है कि हम जब मिसिंग पर्सन की बात सुनते हैं कि मिसिंग पर्सन है, इतने लोग उठा दिए गए, उनके बारे में ना जज को पता है, ना अवाम के इलेक्टेड नुमाइंदों को पता है। अवाम के इलेक्टेड नुमाइंदे असम्बलियों में आके चीख रहे होते हो बंदे गायब कर दिए, किसने कर दिए, जजों को पता ही नहीं होता। आईजी जाके जज को बता रहा होता है मुझे नहीं पता, पुलिस की कस्टडियों से लोग उठाए जाते हैं। तो क्या ये बंद कमरों की ताकतें खुद अपने आप से इन मामलात को हैंडल करके इस नहज पर पहुंचा चुकी हैं पाकिस्तान को? क्या ये अवामी नुमाइंदों के हाथ में ये मसला होता, कौम के सामने ये मसला रखा जाता और बहसियत कौम इन मसलों को हल किया जाता, तो आज शायद हम इस जगह पे ना होते। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा प्लीज। मैं पहले दूसरे सवाल का अगेन जवाब दे देता हूँ, उसके बाद मैं पहले सवाल के ऊपर आता हूँ। ठीक है। इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस का मामला ये रियलिटी है, इससे मैं डिनाई नहीं करता। इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस जो होती हैं वो मौजूद है, पाकिस्तान के अंदर भी होती हैं, लेकिन साथ ही साथ वो पूरी दुनिया के अंदर होती हैं। यानी अगर हम इसको ये देखना है कि रियासतें कैसे ऑपरेट करती हैं, इस मामले में मैं रियासत को जस्टिफाई नहीं करूंगा, किसी भी रियासत को, चाहे वो पाकिस्तान हो, भारत हो, कोई और हो। मकासद या इंटेंशन डिफरेंट हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। यानी अगर एक भारतीय जो है वो कश्मीरी मुजाहिद को उठा के ले जाता है, मेरे लिए वो बंदा मुजाहिद है, ठीक है, मेरे लिए उसका इंटेंशन, उसका कॉज, उसके मामला डिफरेंट है। लेकिन मेरी रियासत अगर एक बलोच इंसर्जेंट को उठा के लेके जाती है, बलोच इंसर्जेंट तो नहीं कहना चाहिए मुझे, एक टेररिस्ट को उठा के लेके जाती है, तो उसका इंटेंशन मेरे नज़दीक डिफरेंट है। वो किसी ऐसी रियासत का, किसी ऐसी ताकत का अलाकार है जो ओवरऑल दुनिया के अंदर मुसलमानों का इस्तेसाल कर रही है। तो
ये थोड़ा-सा, एक तो इस चीज़ को हमें थोड़ा-सा समझना चाहिए व्हेन वी एक्चुअली टॉक अबाउट दीज़ पीपल इन बाइनरीज़। दूसरी बात ये कि कितने लोग इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस के अंदर है। ये मंजूर पश्तीन साहब का भी मंतरा था, अगर आपको याद हो, और यही मंतरा जो है वो इस वक़्त इनका भी है। मंजूर पश्तीन साहब का मुझे याद है कि उन्होंने शुरू किया था, मेरा ख्याल है 7,000 या 8,000 लोगों, बल्कि 15,000 लोगों से, यस 15,000 लोगों से स्टार्ट कीजिए। 15,000 लोग गायब हैं केपी से अलोन। अच्छा, जब उनसे लिस्टें मांगेंगी, और बिकॉज मैं खुद उस चीज़ का हिस्सा भी था, ये मैं अब आपके ऑडियंस के लिए एक बात बताने लगूँ यहाँ पे। तो मैं ना उस वक्त जो बैरिस्टर सैफ साहब हैं, जो कि इस वक्त SAPM भी रहे हैं और अभी बहुत क्लोज PTI के वो हैं, मीडिया के सारे कोऑर्डिनेटर और सारी चीज़ें वही देखते हैं, स्पोक्स पर्सन भी एक तरह के। जी बिल्कुल। तो वो मेरे चूंकि एक अच्छे दोस्त हैं, तो उन्होंने मुझे बुलाया। उस ज़माने में वो सेनेटर थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया। उनकी एक मीटिंग थी, वो सेनेट के कमेटी के चेयर थे, और उसकी मीटिंग थी मंजूर पश्तीन के साथ। तो मंजूर पश्तीन की इस मीटिंग में मुझे भी बुलाया गया, मैं भी चला गया। मैं ऑब्जर्वर के तौर पे पीछे बैठा हुआ था। मंजूर पश्तीन और उनके साथ एक खातून आई थी, जो कि औरत मार्च की इस वक्त काफ़ी बड़ी सरखेल हैं। तो वो भी कुछ इस्माइल की बात करें। नहीं, ये हैं शामीन जहान, ऐसा कुछ करके उनका नाम है, मुझे उनका भी नाम सही तरह याद नहीं है, तो I'll send you the name। तो वो बड़ी मशहूर हैं इस फेमिनिज्म और उसके अंदर सारी। तो वो और मंजूर इकट्ठे बैठे, और सामने सेनेटर्स बैठे हुए, और आसपास वो कुछ मशरान और वो लोग बैठे हुए साथ आए हुए। एंड व्हेनेवर देयर वाज अ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड फ्रॉम मंजूर पश्तीन, तो मंजूर पहले उन खातून से मशवरा करता, फिर उसके बाद वो जवाब देता। तो दिस एक्चुअली ओपन माय आईज कि ये क्या है। तो उस जमाने में उनसे सवाल किया गया, भाई आप वो लिस्टें दें जिन लिस्टों की आप बात करते हैं कि बंदे गायब हैं, कोई डाटा दें, कोई बंदे दें, कोई आप क्लेम तो करते हैं ना ये नंबर, कोई लिस्ट नहीं थी। जब ज्यादा प्रेशर पड़ा तो उन्होंने कहा जी नहीं, 15,000 नहीं थे, 7,000 बंदे थे, ये ऑन रिकॉर्ड है। फिर जब ज्यादा प्रेशर पड़ा, उन्होंने कहा नहीं 7,000 नहीं, 3,000 है। फिर जब ज्यादा, उन्होंने कहा नहीं 7,000 भी नहीं है, 1,500 लोग हैं। अच्छा। ठीक है, और होते 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 वो स्क्वीज डाउन होती गई चीज। ठीक है, यही हाल बलूचिस्तान के अंदर भी है। आपकी ये जो थी आसमा जहांगीर साहबा, इनकी जो बेटी है मुनज़्ज़ह जहांगीर, ये इन्होंने एक कैरी आउट किया था सर्वे, जो मेरी इतलात के मुताबिक, और उसके मुताबिक जो यूएन का इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस का जो पैमाना है यूएन का, उसके मुताबिक उस जमाने में, और ये बात मैं पुरानी कर रहा हूँ, खैर 2014 की बात कर रहा हूँ, उस जमाने 13 या 14 की बात है, तो उस जमाने में जो उन्होंने पैमाना रखा हुआ था, उसके मुताबिक टोटल लोग जो बलूचिस्तान से गायब थे वो 50 थे। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, दिस इज समथिंग व्हिच इज बिन, तो मुनज़्ज़ज़ से बात की जा सकती है क्या ये बात सच है या गलत है। तीसरी चीज, ये तो चले उनके पैमाने हो गए या जस्टिफाई करने, बहरहाल इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस होती हैं। अब उन इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस के अंदर कौन दहशतगर्द है, कौन दहशतगर्द नहीं है, रियासत को बहरहाल इसके ऊपर कोई मैकेनिज्म बनाना चाहिए। वो कैसे होगा? उसके लिए होते हैं एंटी टेररिज्म लॉज, जो आपके 80 एंटी टेररिज्म लॉज होते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो एंटी टेररिज्म लॉ है वो 1990 की दिहाई का है। 1990 की दिहाई के अंदर आपके यहाँ इस तरह के कोई मसाइल नहीं थे। उस वक्त आपके यहाँ सेक्टेरियन इश्यूज थे, यानी शिया सुन्नी की जंग चल रही थी। तो जितने 80 लॉज बने थे उस जमाने में, वो सारे उस तनाजुर को सामने रख के बनाए गए थे। उन्हीं को दोबारा से री इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई जब वॉर ऑन टेरर शुरू हुई। तो आपके पास लीगल कोई वही नहीं है, स्टैंडिंग ही नहीं है। किसी बंदे को आप किस चीज पे गिरफ्तार करेंगे, किस चीज पे बंद करेंगे, किस चीज पे उसके खिलाफ कौन सी चीज एविडेंस के तौर पे पेश की जा सकती है। उस बंदे को जब आप अदालत में लेके जाते हैं, वो अदालत से आराम से छुट के बाहर निकल जाता है, क्योंकि आपके पास कोई लॉ ही नहीं है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुशर्रफ से लेके, और ये सब की गलती है, मुशर्रफ, जरदारी, क्यानी, राहिल शरीफ, नवाज शरीफ, इमरान खान, फैज हमीद, आपका पिछला चीफ बाजवा, और ये चीफ, किसी ने भी एंटी टेररिज्म लॉ को प्रॉपर रिवाइज करने की बात ही नहीं की। अगर करते भी हैं तो उस पर शोर मच जाता है। तो ये दूसरा एक एस्पेक्ट है जो कि आप लोगों को समझना चाहिए व्हेन इट कम्स डाउन टू इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस। लॉज हों तो आपको फिर इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस नहीं करनी पड़ती, आप फिर बंदे को उठाते हैं बाकायदा लॉ के तहत और उसको फिर बुक करते हैं। बरतानिया के अंदर एक 2013 के अंदर एक लॉ आया था, जिस जमाने में सोशल मीडिया का बूम आना शुरू हुआ था ट्विटर के ऊपर, और जमाने में उन्होंने एक लॉ निकाला एंटी टेररिज्म कोर्ट्स के थ्रू कि आप बाकायदा किसी को भी, लेट्स से अली उधर बरतानिया के अंदर और मुसलमान है, तो उसको आप सर्वेल कर सकते हैं उसके सोशल मीडिया को। ठीक है, 3 महीने तक आप उसको सर्वेल करें, डाटा इकट्ठा करें। अगर आपको ये ट्रिजेक्टरी मिल जाती है कि ये कहीं ना कहीं रेडिकल है, उसको आप उठा लें। ये बाकायदा लॉ है बरतानिया के अंदर।
इसी तरह एक बाकायदा पूरा लॉ है जो कि जिससे तनकीद भी होती है ज़ाहिर है ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से अमेरिका के अंदर, यूरोप में इस तरह के लॉज हैं, मिडिल ईस्ट के अंदर इस तरह के लॉज हैं, आपके पाकिस्तान के अंदर इस तरह का कोई लॉ नहीं मौजूद। आपके पड़ोस में भारत के अंदर कश्मीर में जिस किस्म के लॉ ड्रैकोनियन वो डालते हैं इसी सारे तनाजुर में, उन्होंने ओवरऑल रिवाइज किया अपने आप को पूरा कि हमने भाई टेररिज्म और इंसर्जेंसी जो उनके नजदीक है उससे लड़ना है, तो हमें अपने लॉस को ताकतवर करना पड़ेगा। पाकिस्तान में माशाल्लाह से ऐसा कोई मामला, क्योंकि जब भी आप शुरू करते हैं आपकी ईमान ज़ैनब बदर मदारी साहबा जैसी जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं वो खड़ी हो जाती हैं कि ये तो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, बहुत बड़ी चीज। सर यहाँ पे एक बात है जरूर नहीं मैं पहले कंप्लीट थोड़ी सी हंसी आ गई यहाँ पे। ईमान ज़ैनब मज़ारी की अम्मा को जब पकड़ा ना इन्होंने, तो वो माँ को विक्ट्री भी नहीं बनाने दे रही थी। ये इतनी ताकतवर कहाँ से आ गई कि अगर ये रूल कानून बनाना देखे ना, वो क्या ताकतवर क्यों है? इनकी लॉबिंग्स, मैं उसकी वजह बताता हूँ। इनकी लॉबिंग्स क्या होती हैं, क्योंकि ये सिर्फ ईमान की तो मैंने सर बात की है, देयर आर पीपल अराउंड अस जो कि मुझे पता है लेजिस्लेशन के उसमें सर्कल्स के अंदर घूम रहे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली आपके अपने पॉलिटिशियंस इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, आपके ब्यूरोक्रेट्स। और दूसरा मेरे ज़हन में ये बात भी आ रही ना सलमान भाई कि जहाँ पे फोर्स डिसअपीयरेंस को कोई पूछने वाला है नहीं, जहाँ पे चीफ जस्टिस नहीं पूछ सकता, जज नहीं पूछ सकता, आईजी नहीं पूछ सकता, तो लॉ बनाने की जरूरत क्या है? उठा लें जब जरूरत पड़ती है। वो पूछ इसलिए नहीं सकते, वो पूछ क्योंकि उनको भी पता है कि उसके लॉ के बनने में हर्डल वो लोग हैं। ठीक है, तो वो लॉ हर्डल हटा दें, ये मसला खत्म हो जाएगा। ये मेरी अपनी समझ है, ये मैं अपनी आपको जो ऑब्जर्वेशन या जो मैं ज़रा सब्जेक्ट के साथ डील करता हूँ, तो ये मैंने कोई आपको रियासती नैरेटिव मैंने आपको अपनी समझ के मुताबिक, क्योंकि मैं उन लोगों में से हूँ, आपको पता है, जिनको खुद टीटीपी ने 10 दफा तो धमकियां दी हैं। ठीक है, आपको पता है अफगानिस्तान के सब्जेक्ट से डील भी करता हूँ, तो मुझे इस तरह के वो करना पड़ता है, तो मुझे पता है कि किस किस्म के मामलात हमें डील करने पड़ते हैं। तो हम तो बल्कि कहते हैं कि भाई पढ़ो है ना, मुझसे साड़ी जान छुड़ाओ, लेकिन नहीं है अनफॉर्चुनेटली इस तरह के मामला। खैर, कमिंग बैक टू योर फर्स्ट क्वेश्चन नाउ। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली, लेकिन मैं एक बात पूरी कर दूं, तो जहां रियासत गलती करती है, जहां वो ज्यादती करती है, यानी किसी को नाहक उठा लेती है, इनोसेंट उठा लेती है, वहां पे उसको कंडेम करना चाहिए, क्रिटिक करना चाहिए और उसको उसका रास्ता सही दिखाना चाहिए। नंबर 1, ये अल्लाह को हमने कल को जवाब जाके देना है, रियासत को नहीं देना। ठीक है, तो कल को अल्लाह ताला ने पूछना है भाई तेरा इंसाफ किधर था, तेरा सेंस ऑफ वो किधर था, जस्टिस। ठीक है, तो एक तो ये चीज, जहां रियासत बोंगी मारती है कि किसी ऐसे बंदे को जिसको कल तक कोई भी नहीं जानता उसको उठा के बना के हीरो बना देती है, जैसे वो फरहाद साहब को बना दिया था, वो कश्मीरी जर्नलिस्ट जो था, वहां पे भी रियासत की पिटाई बनती है कि भाई जिसको कल तक कोई नहीं जानता था, चलो 8-10 वीडियोस की वायरल भी हो गई थी तो कोई बात नहीं, तुमने उसको उठा के 15 दिन अपने पास रख के पूरी दुनिया के अंदर उसका शोर मचवा के उसको आखिर में छोड़ दिया, नाउ इज द हीरो। तो वहां पे भी रियासत की पड़े। लेकिन जहां रियासत मजबूर है लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए क्योंकि लॉ मौजूद नहीं है, तो वहां पे फिर हमें रियासत को, मेरे नजदीक रियासत को आपको सपोर्ट करना, बिकॉज दैट देन कम्स डाउन टू माय सिक्योरिटी। अच्छा, अब आ जाते हैं आपके पहले सवाल की तरफ जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4, 5, 6 चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। नंबर 1, आपको जियोपॉलिटिकल एंगल के तौर पे पाकिस्तान को देखना होता है, एक सिर्फ एक इंडिविजुअल रियासत के तौर पे नहीं देखना होता व्हेन इट कम्स डाउन टू दीज इश्यूज। और उसके अंदर सबसे बड़ा जो मसला है वो है चाइना का। ठीक है, चाइना का क्या मसला है कि अगर आप जियोपॉलिटिकल एंगल से देखें तो बाकायदा अमेरिका की एक स्ट्रेटजी है जिसको उसने डिक्लेयर किया हुआ और उसको कहते हैं इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। ठीक है, उसको एशिया पिवट भी कहते हैं। उसको बनाने वाला जो बंदा है उसका नाम है कर्ट कैम्बल। कर्ट कैम्बल जो है ये बेसिकली इस वक्त ओबामा का ये हिलरी क्लिंटन के साथ भी इसने बड़ा काम किया, वही हिलरी क्लिंटन जिसने पूरा लीबिया तबाह किया था। और इसी कर्ट कैम्बल ने अभी ये एडवाइजर है एशिया के ऊपर बाइडन का भी, जो बाइडन का भी। इसको अमेरिकन पॉलिसी सर्कल्स के अंदर जार ऑफ एशिया भी कहा जाता है, यानी ये इतना एक्सपर्ट है एशियन मामलात के अंदर, एशियन चीजों को लेकर। इसी ने बेसिकली ये सारी स्ट्रेटेजी तरतीब दी है। उस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी के अंदर जो मेन कंपोनेंट है वो 2-3 है जो सामने सामने, बाकी तो और बहुत सारे हैं। वो ये है कि सबसे पहले चाइना कंटेनमेंट है, यानी चाइना को उसके एम्बिट से बाहर नहीं आने देना, जितना वो है बस उतना ही रहने देना है। दूसरा, चाइना जो है, चाइना के बाद इंडिया जो है उसको पिच करना है चाइना के खिलाफ एज अ पावर, अल्टरनेटिव पावर इस रीजन के अंदर। तीसरा,
आपको चाइना को अगर कोई और ऑल्टरनेटिव रूट मिलता है, क्योंकि उसकी जितनी ट्रेड होती है वो साउथ चाइना सी से होती है, तो आपके ऑडियंस आई होप के जाके ज्योग्राफिया थोड़ा सा देख लेंगे और पढ़ लेंगे तो उनको समझ में आएगी कि साउथ चाइना सी बेसिकली, तो उसको हम कहते हैं मलाक्का डिलेमा। वो मलाक्का, स्टेट ऑफ मलाक्का से आते हैं, तो उसको चाइना का मलाक्का डिलेमा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उधर की जितनी रियासतें हैं ऑलमोस्ट वो इस वक्त अमेरिका के साथ खड़ी हुई हैं। अमेरिका ने उनको कोर्स करके या इकोनॉमिक्स के किसी थ्रू उनको अपने साथ मिलाया हुआ है। तो चाइना की जितनी भी शिपमेंट्स वहां पे, तो फिर आगे इंडिया भी है, वो खतरे में है वहां पे वो खुली ट्रेड नहीं कर पाता, और उसको वो वैसे भी बहुत लंबे, यानी पूरी आधी दुनिया घूम के यहाँ पे आना पड़ता है मंडी तक। तो शॉर्टेस्ट रास्ता जो चाइना को मिलता है वो आपके पाकिस्तान से मिलता है। अब इस चीज को, ये तो हो गया जियोपॉलिटिकल इसका एंगल। अब इस चीज को जिसने भी काउंटर करना है वो जाहिर है उस एंगल से देखेगा कि अच्छा यार कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं यहाँ पर जिनके अंदर से चाइना फायदा उठा सकता है, उनको हमने वॉलेटाइल रखना है। उसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, याद रखिएगा, उसमें अफगानिस्तान भी है, उसमें ईरान भी है, और उसमें आपका मुल्क पाकिस्तान भी है। तो इस पूरे रीजन को, ये सिर्फ पाकिस्तान की लड़ाई नहीं है, ये बड़े कम लोगों को शायद ये समझ में आती है, ये ओवरऑल इस रीजन के अंदर वॉलेटिलिटी है। पाकिस्तान उसकी एक इकाई है वॉलेटिलिटी की, ठीक है। मैं आखिरी बात कर लूं, तो उसके अंदर सबसे पहले चाइना कंटेनमेंट, दूसरा अब आ जाते हैं इंडिविजुअली पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान इस वक्त आपका बन चुका है पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन रखने वाला मुल्क। ये शायद आप लोगों को अभी ये भी एक खबर होगी, इंडोनेशिया से ज्यादा आगे चला गया पाकिस्तान हमारी। तो ये एक ऑलरेडी एक खतरा है उनके लिए। अब आप इसको आइडियोलॉजिकल एंगल से भी देखिएगा। दूसरा, न्यूक्लियर पावर है, आप ना सऊदी अरब न्यूक्लियर पावर है, ना यूएई न्यूक्लियर पावर है, ना कतर न्यूक्लियर पावर है। मजे की आपको बात बताऊं, जिन ममालिक की आपने बात की है वो तो अमेरिका के इशारे के बगैर एक कदम आगे नहीं निकाल सकते। हमारे दोस्त हैं, ठीक है, अरब ममालिक हैं, बट दिस इज रियलिटी। अमेरिका के बाहर सबसे बड़ी बेस कहां पर है, मिलिट्री बेस? कतर में, ठीक है। वो लोग चूंचानी, रैंड कॉर्पोरेशन अमेरिका का सबसे बड़ा थिंक टैंक है जो कि सीआईए चलाती है। दोहा के मिडल के अंदर एक बहुत बड़ी इमारत है जिसके ऊपर बड़ा बड़ा लिखा हुआ RAND, रैंड कॉर्पोरेशन। तो ये आपके अरब ममालिक का हाल है। वे इतने ही तगड़े होते ना तो गजा को वो अभी तक कुछ कर चुके होते। गजा का जो हाल है वो आपके सामने है, तो अरबों का तो ये हाल है भाई, सीधी सी बात है। पाकिस्तान को ये पॉलिटिकल डिफरेंसेस को थोड़ा सा साइड पे रखते हैं, हम पाकिस्तान को एज अ रियासत जो है वो अगर हम गेज करें तो पाकिस्तान एक मिडिल पावर है, बिलो मिडिल पावर नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम एक न्यूक्लियर ताकत है। तो जितनी भी दुनिया के बाहर के लोग हैं वो आपको उसी तरीके से डील करते हैं। बयानात वो जो मर्जी देते रहे, उनको आपको उसी तरीके से डील करना पड़ता है। इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल अभी आपके सामने सिर्फ 3 हफ्ते पहले आई है बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश भी आपके साथ ही था, बड़े लोग इसकी एग्जांपल देते थे, इकोनॉमिकली आगे निकल गया तो ये हो गया तो वो हो गया, देख लिया सारों ने कि उसका बबल जैसे फटा है। बांग्लादेश के पास आज न्यूक्लियर पावर होती, क्या बांग्लादेश को इसी तरह डील करते सारे? बांग्लादेश एक बिलो मिडिल पावर, यानी एक उसको IR की टर्म में कहा जाता है स्मॉलर पावर, तो एक स्मॉलर, उसका उन्होंने कैटेगरी भी इसी तरीके से रखी होती है सबकी। पाकिस्तान एक मिडिल पावर है, तो पाकिस्तान को उसी तरीके से डील करेंगे, उसी तरीके से उसको थ्रेट के तौर पे भी लेंगे। आखिरी बात, 2 चीजें, और ये मैं आखिरी मैसेज के तौर पे देना चाह रहा हूं आपके ऑडियंस को। पॉलिटिकल डिफरेंसेस आपके जहां मर्जी हैं, ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे दुश्मन आपका कभी भी नहीं चूकता, कभी भी गाफिल नहीं होता। तो अमेरिका का लिंच पिन है, स्ट्रेटेजिक लिंच पिन जो उसने डिक्लेयर किया हुआ है इस रीजन के अंदर, वो कौन है? इंडिया। ये डिक्लेयर्ड लिंच पिन है अमेरिका का, स्ट्रेटेजिक। और इंडिया किसका असली दुश्मन है? पाकिस्तान। किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो ईरान हो, वो अफगानिस्तान हो, उसको वो किसी तरीके से भी लोअर इन करते हैं, उसको पैसे देते हैं, उधर जाके वो कोई अपनी डिप्लोमेसी करते हैं। ये हमारे फेलियर्स हैं कि हम अपनी पॉलिसीज के थ्रू इन ममालिक को दूर कर देते हैं, उनको हमें करीब करना चाहिए ताकि इंडिया उधर अपने कदम ना जमा सके। ये हमारी गलती है, इस पे हमें मुसलसल बात करते रहना चाहिए, इस पे मुसलसल अपने पॉलिसी मेकर्स की तनकीद करते रहना चाहिए कि यार अफगानिस्तान को क्यों अपने आप दूर कर रहे हो। ठीक है, उनके जो भी मामला हैं, TTP CTP के जो भी हैं, उनको आप ठीक है अपने साथ हल जरूर करें, बट इतना पुश ना करेंगे वो जाके इंडिया की गोद में बैठ जाए कल को। तो ये अच्छा, इसमें आखिर में एक छोटी सी चीज ऐड कर दूं जो मुझे समझ आई है मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, कि पाकिस्तान, आपने कहा कि
एक अच्छी बड़ी ताकत है जिसकी वजह से अमेरिका का इंटरेस्ट है। बड़ी नहीं, मिडिल ताकत है। मिडिल ताकत, ठीक है, हाँ जी, ठीक है, एग्जैक्ट, आई डू एग्री विद दैट। एंड यू हैव सेड दैट कि चाइना को टैकल करने के लिए उसके आसपास, जितना मुझे थोड़ा जियोपॉलिटिक्स का है, अमेरिका तो ताइवान में बैठा है, जापान उसका अपना कॉलोनी समझ लें, साउथ कोरिया है, ये एग्जैक्टली उस चाइना की पावर को रोकने के लिए वो सराउंडिंग में जितने भी हैं उनके ऊपर वो सुपर, मैंने शुरू में बात किया ना, उसी को वो एग्जैक्टली वो अपने सुपर पावर स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए, दुनिया में डॉलर के ऊपर रखने के लिए उसका एक अपना तरीकाकार है, उसको वो करता रहेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान हमेशा अमेरिका के लिए इस्तेमाल हुआ है, बहुत ज्यादा मौकों पर इस्तेमाल हुआ है। अब मैं जब देखता हूं, आपने जिक्र किया मिडिल ईस्ट का या उन मुल्कों का जो अमेरिका की एक तरह से कॉलोनी समझ लें कि वहां पे इतने बड़े अड्डे वगैरह, लेकिन अगर बदले में ताइवान है, साउथ कोरिया है, जापान है, जो अमेरिका के मफादात के लिए उसके साथ खड़े होते हैं, बदले में अमेरिका उनको पैसे देता है, वो अपनी अवाम की जिंदगी को खुशहाल करते हैं, एक बहुत अच्छे मुल्क बन जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम अमेरिका के लिए काम भी कर रहे हैं, वो कंगले के कंगले हैं, हमारे यहाँ से बदमाशियां और दहशतगर्दियां भी खत्म नहीं हो रही। तो मतलब यहाँ पे कहाँ पे गैप है, ये कौन है जो बीच में पैसे लेके निकल जाता है? एक तो ये कि दहशतगर्दी कॉन्फ्लिक्ट का ताइवान और उससे कंपैरिजन जो है ना, मैं पहले वो सवाल का जवाब दे देता हूँ, फिर मैं आता हूँ ये दूसरी तरफ जो आपने पॉइंट आउट किया है, बड़ा मजे का सवाल है ये। तो दहशतगर्दी का ताल्लुक ताइवान से या उनसे नहीं है, इसलिए कि उनकी जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स डिफरेंट है, ठीक है। उनको वो खतरात या वो आइडियोलॉजिकल पैरामीटर्स उनके नहीं है जो हमारे हैं, जो भी हैं। हमारी एलीट जैसी भी हो, हमारी जो रियासत की बुनियाद है, जो हमारे लोगों की बुनियाद है, जो हमारी अपनी आइडियोलॉजी है, दैट इज अ थ्रेट टू पीपल। little bit let me add one thing in this one. साउथ कोरिया का देख लेना, उसका तो बहुत बड़ा दुश्मन है वहां, उसके पड़ोस में जो नॉर्थ कोरिया है, वो तो बम लेके उधर वहां पे वो बैठा होता है कि इसको सरवाइव कर रहा है, कोई दहशतगर्दी नहीं, पुरअमन तरीन मुल्क है। तो ये कैसे पाकिस्तान के अंदर ये सब चीज है कि साउथ कोरिया के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। साउथ कोरिया के बॉर्डर के ऊपर भी और साउथ कोरिया के अंदर भी एस्पेनाज के और बहुत सारे वाकयात इस तरह के होते हैं, जो ज़ाहिर है चूंकि हम उस दुनिया के हिस्से से कटे हुए हैं तो हम उसको पढ़ते हैं, लेकिन हम हमारा तो खैर सब्जेक्ट है, तो हम पढ़ते तो हमें पता है कि वहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। सेम गोस फॉर ताइवान, सेम गोस फॉर सिंगापुर, सेम गोस फॉर उनके अंदर जिस किस्म की अथल पथल होती है, जियोपॉलिटिकल मनूवरिंग्स होती हैं, जिस तरह रिजीम्स वहां पे चेंज होती हैं, वो उसके हम स्टूडेंट हैं। तो मेरा ख्याल है ये अच्छा सवाल आपने किया है, लोगों को फार ईस्ट को पढ़ना चाहिए ताकि उनको पता चले कि जो ये समझते नहीं वहां पे सब कुछ हरा हरा है, वो जरा जाके देखेंगे वहां पे रिजीम्स कैसे चेंज होती हैं, वहां पे लोग कैसे उठा के बाहर फेंके जाते हैं, मार दिए जाते हैं, गायब कर दिए जाते हैं। तो ये तो बिल्कुल डिफरेंट बात है। तो वहां पे सिनेरियो डिफरेंट है, हमारा मामला जो है वो एक डिफरेंट है। हमारा मामला इसलिए डिफरेंट है कि हमारे हाँ, मैंने जैसे कहा ना, आइडियोलॉजिकल एक फैक्टर भी मौजूद है। आपके बिल्कुल पड़ोस के अंदर जो दुश्मन मौजूद है ना, वो सिर्फ जियोग्राफिकल दुश्मन नहीं है, वो टेरिटोरियल दुश्मन नहीं है आपका। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया टेरिटोरियल दुश्मन है। ताइवान और सिंगापुर या चाइना टेरिटोरियल दुश्मन है, वो आइडियोलॉजिकल दुश्मन नहीं है। हमारा आइडियोलॉजिकल दुश्मन है, हमसे पता नहीं कितना बड़ा। यूएस आपका टेरिटोरियल दुश्मन नहीं है, यूएस आपका आइडियोलॉजिकल दुश्मन है। आपका जो बाकी लोग हैं वो मतलब उनको आपकी टेरिटरी से क्या लेना देना, जिस तरह ताइवान की टेरिटरी है इस तरह आपकी भी टेरिटरी है। भाई आपका वो आइडियोलॉजिकल दुश्मन है, उस आइडियोलॉजी की बुनियाद के ऊपर आपको टारगेट करता है। आप आज कह दें, मैं आपको एक लिख के देता हूं बात, कि आज आप अपने न्यूक्लियस गिव अप करें, ठीक है। आज आप कह दें, लिख के दे दें कि कश्मीर से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। आज आप लिख के दे दें कि जी इंडिया हमारा माई बाप है, जो कि कोशिशें भी होती हैं हमारी एलीट्स के अंदर। आप आज आके लिख के दे दें इजराइल को मान लेते हैं। आप आज आके लिख दें कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में से इस्लामिक हम निकाल रहे हैं, जस्ट रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। आप देखें आपका कैसे सारा सिनेरियो चेंज होता है। बहुत ठीक है। एक चीज, आखिरी चीज जो आपने बात की थी इसके हवाले से कि क्यों हमारे इसके ऊपर पैसे आ जाते हैं, लेकिन हम एक ना बुक है वॉरियर स्टेट, पढ़ने वाली बुक है वो। ये चूंकि आपने सवाल किया तो बड़ा अच्छा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये है हमारा असल डिलेमा कि अच्छा, एक तो ये कि पाकिस्तान कभी भी इस्तेमाल नहीं हुआ इसको अभी, बल्कि अच्छा किया आपने याद करा दिया। मैं आपके ऑडियंस को रिकमेंड करूंगा, पाकिस्तान नाउ का जो हमारा चैनल है उस पर डॉक्टर राबिया अख्तर से मैंने अभी ये इस हफ्ते के अंदर इसी मौजू के ऊपर पॉडकास्ट किया है कि क्या पाकिस्तान यूएस और चाइना के दरमियान बैलेंस करता है, या पाकिस्तान यूएस की तरफ या चाइना की तरफ चला जाता है जब उसको अपने मफाद
जिस तरह के देखने को मिलते हैं। तो उसमें बड़ी अच्छी गुफ्तगू है, बजाय इसके कि मैं उसका जवाब दूं, आई वुड रिकमेंड कि आप वो वाला पॉडकास्ट हार्डली 30-40 मिनट का तो देखें, तो उसमें बड़ी डिटेल से डॉक्टर राबिया ने उसके ऊपर बात की है हिस्ट्री के साथ। इट्स अ फैसिनेटिंग, वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट दैट आई हैड विद एनी एकेडमिशियन, तो आप जरूर जाके देखें। तो उसमें उसका आपका सवाल का जवाब है। लेकिन जो दूसरा उसका एंगल है ना कि पैसे तो आते रहे, वो तो चाइना से भी आ रहे हैं। अमेरिका ने जितने पैसे आज तक दिए उससे कहीं ज्यादा चाइना ने दिए आपको, 45 अरब डॉलर सीपैक की सूरत में, ठीक है। कोई फर्क नजर नहीं आ रहा आपको पाकिस्तान के अंदर, हल्के फुल्के इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नजर आ जाते हैं। ये है हमारा असल इशू। और वो इशू क्या है? दहशतगर्दी अपनी जगह, सारी चीजें अपनी जगह। वॉरियर स्टेट्स के अंदर उसने एक थ्योरी दिया, आयर का बहुत बड़ा थ्योरिस्ट है, उसने बेसिकली वो बुक लिखी है, और वो उसमें वो ये कहता है कि दुनिया के अंदर तारीख में जितनी भी वॉरियर स्टेट्स होती थी ना, वो आखिर में जाके एम्पायर बनती थी। उनकी डेस्टिनी में है कि उन्होंने बड़ी एम्पायर बनना होता है। तो उसने कहा फिर कि इस थ्योरी की बुनियाद के ऊपर, उसने फिर मिसालें दी तारीख से, उसने कहा इस थ्योरी की बुनियाद पे अभी की दुनिया के अंदर भी कुछ वॉरियर स्टेट्स मौजूद हैं, उनमें से एक पाकिस्तान भी है। इमेजिन कि एक आयर का बड़ा थ्योरिस्ट दुनिया का ये कह रहा है कि दुनिया की तारीख में जो वॉरियर स्टेट्स हैं वो एम्पायर बनती हैं, ठीक है। और आज की दुनिया में भी वॉरियर स्टेट्स मौजूद है, और उनमें से एक वॉरियर स्टेट कौन सी है? पाकिस्तान। लेकिन कहते हैं लेकिन वो एम्पायर नहीं बन रही। उसकी वजह ढूंढते हैं, मुझे वजह ढूंढी, और उसने यही वजह ढूंढी। उसने कहा कि भाई जितना मर्जी पैसा अंदर चला जाए, ये लोग ऐसे हजम कर जाते हैं कि पता भी नहीं चलता, इसलिए ये वॉरियर स्टेट जो है ये एम्पायर बन ही नहीं पा रही। हालांकि मुझे इसमें जायद हामिद साहब की एक बात याद आ गई, 5 साल बाद पाकिस्तान चांद पर होगा, चांद पर होगा, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर होगी। बड़ी बोंगी मारी थी। मैं उस बुक का आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप के ऊपर, तो अगर आपने अपने उस पर लगाना हो ना तो लगा दीजिएगा। इट्स एक्चुअली फ्रॉम आयर थ्योरिस्ट, और उसने अपनी तहकीक के बाद उस सारी किताब को लिखा है। तो वो बताने का मकसद क्या, मैं ये बता रहा हूँ कि हम नहीं बन सके। वो ज़ैद आमिर साहब तो कहते हैं ना हम 5 साल बाद यहाँ होंगे, 10 साल बाद वहां होंगे, और 25 साल बाद हम गज़वा हिंद कर रहे होंगे। पता नहीं क्या कुछ कर रहे होंगे। लेकिन उसने ये कहा है कि भाई इसके अंदर पोटेंशियल है, जैसे कुछ ममालिक के अंदर कुछ पोटेंशियल्स होते हैं, तो यू दैट पोटेंशियल, बट एक्चुअली यू लॉस्ट इट बिकॉज ऑफ योर करप्ट एलीट। उन्होंने क्या किया है कि बेसिकली आपको पीछे रखे हैं सारे मामले में। ये तो आज की बहुत अच्छी डिस्कशन रही, लंबा हो गया प्रोग्राम, इसको इंशाल्लाह चलाएंगे और नेक्स्ट टाइम आपको फिर दावत दूंगा। बड़ा मजा आया आज, डिटेल से हमने काफी चीजों को, एक और प्रोग्राम मेरे साथ करना है आपने, मैंने सियासत के ऊपर बात करनी है। ये जो अभी चल रही है ना, इसके ऊपर मैंने आपसे जरूर बात करनी है, आपका तज्जिया लेना है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अलीज़ई व्लॉग्स टुडे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू।